बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आज के दिन का आगाज़ कर चुके हैं या करने वाले हैं और इंतहाई रहमतों और बरकतों वाली रात शब महराज की इबादत के बाद आज बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। ये सबसे आगे है मैं इमरान हसन। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे। रात आपकी अच्छी गुजरी होगी, इबादत में गुजरी होगी। इस रात के बारे में कहा जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जर्नी ऑफ हेवंस किया और ये उस वक्त में पेश आई जिस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, बहुत इंटेंस हार्डशिप से गुजर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बुलाया और बुलाकर उनको यकीन दहानी कराई कि वो उनके साथ है और बड़ी रहमतें और बरकतें इस दिन से इस रात में शामिल हैं। बहुत सारे हमारे बहन भाई, आई नो आप लोग इबादत में मसरूफ रहे, हो सकता है थोड़ी थकावट भी हो, दिन का आगाज़ थोड़ा मुश्किल हुआ हो, लेकिन इसके साथ साथ एक रूहानी तस्कीन भी तो है, सो बहुत ही अच्छा है। बेशक। अब कुछ मामूल की खबरों की जानिब आते हैं जिससे आपका और मेरा रोज़मर्रा का ताल्लुक है और उनमें से एक हमारे माशी मामलात हैं। कल एक बड़ी एंटिसिपेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी स्टेट बैंक की, एक्चुअली एक प्रेस ब्रीफ ये कह लें, जिसमें वंस अगेन शरह सूद के हवाले से ये ख्याल किया जा रहा था कि उसमें कमी होगी, कमी हुई, 1% मजीद शरह सूद को कम कर दिया गया। जी हाँ, एक्सपेक्टेड था ये और इसके बारे में बारहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है ना वो भी कहते रहे कि इसको कम होना चाहिए, मजीद कम किया जाएगा। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि रवा माली साल तरक्की की शरह 2.5 से 3.5% तक रहने की तवक्को है और 5.5 से 7.5% ये महंगाई की शरह रहने का इम्कान उन्होंने जाहिर किया। ज़रूरी पैदावार के बारे में कहा कि ये कम रहने का इम्कान है। इसका असर GDP पर भी पड़ा है जिसकी वजह से बरामदात पर पाबंदी जो है वो कोई नहीं लगाई गई है और मुआशी अशारिये जो हैं मुस्बत हैं और ज़र मुबादला के ज़खायर में तवक्कुआत से ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी रीज़न आई होप यही हो सकती है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मुल्क से बाहर गए। हाँ, और इसकी रीज़न इनकी बताने की खैर तो स्टेट बैंक की तो अपनी है, गवर्नमेंट है, लेकिन आपको बताएं कि एक पार्टी और उसके सरबराह तहरीक इंसाफ के फॉर्मर चेयरमैन बानी PTI ने अपील कर रखी थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि वो अपनी तरसीलात न भेजें और आज से तकरीबन 7-8 दिन पहले भी उनकी एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कहा कि आप तरसीलात ज़र पाकिस्तान ना भेजें। फॉर्मर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने यह कहा, जिस पर बहुत से लोगों ने उसका एक बैकलैश भी मैंने देखा उनके अपने ही ऑफिशियल सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें लोगों ने कहा कि आप पाकिस्तान को तो सियासत के लिए नुकसान ना पहुंचाएं। बहरहाल उस पार्टी की एक लाइन है जिसमें उन्होंने ये लाइन ली है कि अगर हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मान रही, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसमें उनके ख्याल में उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक मौजूद है, वो हुकूमत के साथ तरसीलात ज़र की सूरत में ताउन न करें। ताहम इसमें कोई कमी नहीं। आपको लगता है ओवर एस्टिमेट किया उन्होंने ओवरसीज़? मेरे ख्याल में पहले शायद होता तो अलग था, लेकिन इस दफ़ा जो नंबर्स आया, नंबर्स ये बता रहे हैं कि पहले से ज़्यादा तरसीलात ज़र आई हैं। चूंकि लोग अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं तो लोगों ने इसमें पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व बेसिकली वो गवर्नमेंट को नहीं भेज रहे रेमिटेंसेस, वो अपनी फैमिलीज को भेज रहे हैं और अल्टीमेटली फायदा जो है ना वो मुल्क के खजाने को होता है। बहरहाल जी, हम कुछ बात कर लेते हैं। हमें सियासत की बात करनी है, सियासत की बात कर ले, अभी करना चाहते हैं अब, या कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हमारे पास। अच्छा, हम ऐसा करते हैं पहले बात कर लेते हैं जी, क्रिकेट की बात कर लेते हैं। बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान के अंदर आने वाला है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने वाले मैचेस जो हैं उनके टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू हो रही है। तमाम देखने वाले हमारे जिनमें दोस्त भी हैं, जानने वाले हैं, बिरादरी के लोग भी हैं, जो पासेस मांगते हैं, उनके लिए ये खबर है कि आप खुद जाकर खरीद लें, शुरू हो गई है। नहीं यार, मेरे कुछ अच्छे दोस्त अगर चाहे तो मैं उनको अपने खर्चे पे मैच जरूर दिखा सकता हूँ। ये आपका दिल कितना बड़ा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, लोगों को लगता है कि पासेस मिल जाएंगे, यानी कि हमें फ्री मिलेंगे। यार फ्री वाला कोई सीन नहीं है, तो हम अगर किसी को फेवर देंगे भी तो पैसे से खर्चा कर देंगे पल्ले से, ही हो सकता है। खैर, ये तो लाइटर नोट पे बात हो गई। इसका इनेकाद पाकिस्तान में होना है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। 19 फरवरी से 9 मार्च तक ये 3 स्टेशंस के ऊपर खेली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी। जबकि भारत के जो मैचेस हैं, जो कि भारत मना है पाकिस्तान है आना, UAE में भारत अपने मैच खेलना चाहता है। जो ग्रुप मैचेस हैं और पहले सेमीफाइनल है, उसके टिकट्स की फरोख्त आज के मुताबिक, आज के वक्त के मुताबिक जो मकामी वक्त है दोपहर तकरीबन 1 बजे और पाकिस्तान दोपहर 2 बजे शुरू हो जाएगी। जो पाकिस्तान टीम के मैचेस हैं उसके जनरल स्टैंड की जो टिकट की कीमत है वो कितनी, आयशा? 2000 रुपये है। सिर्फ 2000 रुपये में आप मैच देख सकते हैं। अगर आपको VVIP ट्रीटमेंट चाहिए, खाने पीने के लिए चीज़ें भी चाहिए और आपको फील हो कि आप बड़े शहनशाहों की तरह मैच देख रहे हैं, तो उसके स्टैंड की कीमत भी मौजूद है। 20,000 रुपये खर्च करें, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो 20,000 रुपये खर्च कर लेंगे। आप अपने दोस्तों को 2000 वाले स्टैंड पे लेके जाएंगे या 20,000 वाले स्टैंड पे? मैं अपने TV स्टैंड पे लेके खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, इधर बैठ के मैच देखिए। अच्छा जी, पाकिस्तानी टीम बहुत ज्यादा है वैसे। अलावा होने वाले मैचेस जो हैं उनके कम से कम टिकट की कीमत 1000 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा टिकट की कीमत 7000 रुपये रखी गई है। जबकि लाहौर में जो सेमीफाइनल होगा उसके जर्नल स्टैंड की कीमत 2500 रुपये है और VVIP स्टैंड की कीमत 20,000 रुपये ही मुकर्रर। अच्छा, दैट्स ह्यूज। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच है दुबई में जो खेला जाना है, उसके टिकट्स की फरोख्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। ओबियसली बहुत महंगी टिकट्स होती हैं और मिलती भी नहीं है और बहुत सारे लोग बल्क में टिकट्स खरीद के बाद में इसको
ब्लैक करते हैं, ब्लैक भी करते हैं, मतलब रीसेल करते हैं। मैं ब्लैक का वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा था, रीसेल करते हैं लोग, इससे बिजनेस कर लेते हैं। ब्लू करते हैं, हाँ ब्लू कर लें, दरमियान में कर लेना, ब्लैक रेबल के ग्रे कर लें। खैर जी, अब कोरियर कंपनी पे टिकट्स अवेलेबल है, यू कैन बाय देम। और जो लोग पहले मैचेस देखेंगे उनके लिए बहरहाल टीम्स के अलावा जो सरप्राइज मौजूद है वो नए स्टेडियम्स हैं। तो वो ये कहेंगे कि भाई स्टेडियम में होने वाला पहला जो मैच था ना वो मैंने देखा था, तो आप ये टैग अपने साथ लगा सकते हैं। हाँ, लेट्स गो ग्लोबल। अमेरिका चलते हैं, जहां पर एक थोड़ी सी कंसर्निंग खबर है उन लोगों के लिए जो कि इमिग्रेंट्स हैं और अमेरिका में मौजूद हैं। ट्रम्प जब से आए हैं उन्होंने अपनी नई पॉलिसीज, जिसका वो जिक्र अपनी कैंपेन्स के दौरान करते रहे थे, बाकायदा वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। मुझे पता है क्या जुमला याद आ गया, ट्रम्प जब से आए हैं, ट्रम्प जद्दो आवेगा, ट्रम्प जद्दो आवेगा। हाँ, तो लग पता रहा ना फिर उन्होंने। बहरहाल जी, अमेरिका में बच्चों की पैदाइश पर हक़ शहरियत ख़त्म होने के खौफ से अमेरिका में मुकीम भारतीय जोड़े जो हैं वो क़ब्ल वक्त बच्चों की पैदाइश करवाने लगे हैं। प्री मेच्योर जो है ना वो चाह रहे हैं कि उनकी, क्योंकि डेडलाइन है ना, 20 फरवरी इस डेडलाइन, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जो पैदाइश है इस पर हक़ शहरियत के खात्मे की आखिरी तारीख है, यानी कि 20 फरवरी के बाद जो बच्चा पैदा होगा, ऐसे लोग जिनके लीगल डॉक्यूमेंटेशन के कोई इशूज़ हैं उनको बेसिक राइट्स नहीं मिलेंगे बर्थ के। इसके बाद जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे सी सेक्शन के लिए बहुत सारी कतारें लग गई हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि कब्ल अज़ वक्त जो पैदाइश है ये माँ और बच्चे ओबियसली दोनों के लिए खतरनाक है। सोशल मीडिया पर भी इन जोड़ों को भारत वापस आ जाओ या किसी और मुल्क मुंतकिल हो जाओ के मशवरे दिए जा रहे हैं। और देयर आर लॉट्स ऑफ इंडियंस, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर, पर बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो कि बहुत अरसे से सिर्फ इस आस पे रह रहे हैं कि कम से कम हमारे बच्चों को शरीयत। अच्छा, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जो जाते हैं खास तौर पर इसलिए कि वहाँ पे जाके यू नो दे विल हैव अ बेबी एंड उनको फिर शरीयत और आगे वो खुद भी क्लेम करते हैं। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि ट्रम्प की ये जो पॉलिसीज अब नजर आ रही है ना, क्योंकि ट्रम्प को एक मरतबा फिर से सेलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है अमेरिकन ने, तो ये अमेरिकन की आवाज है, ये सिर्फ ट्रम्प की आवाज नहीं है। तो अमेरिकन भी यही चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। बहरहाल जी, ये अमेरिका से खबर थी। वहाँ से अब आपको जरा चीन लिए चलते हैं, जहाँ पर एक शख्स ने एक फैसला किया जिस पर उसको बहुत ज्यादा पछताना पड़ा, और अब वो बेचारा जो है ना, चीन की एक और भी तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, उस पे भी तो हमें बात करनी है, वो जो AI। अच्छा, उस पे भी हाँ वो बताएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बिकॉज जो AI के फॉलो करने वाले हैं उनके लिए चीन ने भी एक बड़ा धमाका कर दिया टेक मार्केट में। लेकिन उससे पहले दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी जो चाइनीज इंडिविजुअल के हवाले से, उन्होंने मोटरवे तामीर करने के मंसूबे में अपना घर गिराने से इनकार कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा इधर तो होते तो हटा दी जाते रास्ते से। अच्छा, ये हम दिखा भी रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ चीन में। अच्छा, हुकूमत की जानिब से इनको 6 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जो है ना वो ऑफर दी गई थी कि भाई ले लो पैसे और यहाँ पे हमें गिराने दो ये घर। लेकिन हुकूमत ने अपना मंसूबा जारी रखा क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं बेचूंगा। Don't you think he's crazy? I mean, सुबह शाम सर से गाड़ियां गुजरेंगी, 6 करोड़ ले लेते जो है ना वो फील भी करना पड़ रहा है ना, रिग्रेट कर रहा है। वो कहता है कि काश मैं वक्त जो है वापस चला जाए और मैं दोबारा से जो है ना गवर्नमेंट की वो पेशकश को कबूल कर लूँ। 2 मंजिला उनका एक घर है, उसके एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों तरफ से जो है ना मोटरवेज आ जा रही हैं। जस्ट इमेजिन कैसे वो सोते होंगे, कैसे उनका वक्त गुजरता होगा। एंड नॉइस पोल्यूशन जो है वो इस वक्त क्या होगी, तामीराती काम जब होता रहा, आपको पता है कंस्ट्रक्शन आपके घर के इर्द गिर्द हो रही हो तो उस वक्त आपको कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अपने ड्राइंग रूम से निकले लिफ्ट ले लें फौरन, या छत पे जाके लिफ्ट ले लें आप फौरन। आई डोंट नो इसका फायदा भी तो है ना, फौरन कहीं भी जाना है आपने, इधर जाना है तो इधर वाले कमरे से निकल जाए, उधर जाना है तो वाले कमरे से भी लगा सकते हैं। इंटरेस्टिंग बाय द वे, चले हमने कहा आपको दिखाएं, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कुछ लोग अपने मकामी घर नहीं छोड़ते हैं भाई। चीन का चूंकि तस्करा हो रहा है, सो चीन ने वंस अगेन टेक मार्केट के अंदर एक और ब्लास्ट कर दिया है। ब्लास्ट इन अ पॉजिटिव सेंस। जो अमेरिकन टेक मार्केट है उसको चीन ने हिला के रख दिया है। आयशा कैसे? बिल्कुल, चैट GPT आप सब जानते हैं, उस समय दुनिया भर के तमाम AI एप्स जो है ना वो हम ये कह सकते हैं कि पीछे रह गए और चीन का ये ऐप जो है ना वो आगे निकल गया। चीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डीप सीक ने अमेरिकी मार्केट में जलजला बर्पा कर दिया। चीनी कंपनी की मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों को अब भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं, एनवीडिया के स्टॉक्स में रिकॉर्ड 17% कमी हो गई है जब से ये डीप सीक AI जो है ना चाइना की तरफ से सामने आई है। $593 अरब से जायद का नुकसान एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बिलियन। ओह माय गॉड, इट्स अ ह्यूज अमाउंट रिकॉर्ड किया गया है अब तक। इस नुकसान का सामना करने वाली जो दीगर अमेरिकन कंपनीज हैं, इसमें S&P है, इसके अलावा 500 और नेस्टैक शामिल है कंपनी जो कि जिसको इसका नुकसान हुआ है। सो स्टॉक्स को तो हिला के रख दिया है। जो S&P इसके स्टॉक्स में 1.5% पंजाबी निकला था आपका बार, हिला के रख दिया। हाँ, मतलब हिला के रख दिया, यस। और 3.1% कमी नेस्टैक में भी रिकॉर्ड की गई है। दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। और ओवरऑल अब आगे इसमें मजीद अगर डेवलपमेंट्स होती
होती हैं तो ये भी देखना होगा कि किस जानिब जाती है, चूँकि रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि मुफ्त AI मुआवनत करने वाली जो ये डीप सीक प्लेटफॉर्म है, इसकी चिप्स भी कम कीमत से तैयार की गई हैं। वंस अगेन चाइनीज कमिंग विद एन इकोनॉमिकल ऑप्शन फ्री। आपको पता है वैसे चैट GPT का एक पेड वर्जन भी है, एक तो फ्री वर्जन भी है, उसके अंदर जो पेड है वो बहुत ज़्यादा काम का है, लेकिन बिल्कुल उन तमाम क्वालिटीज़ के साथ ये जो डीप सीक टेक्नोलॉजी है चाइना की, वो फ्री में के बाद आई है। डीप फेक के बाद डीप सीक, यानी कि जितना सीक करना चाहते हैं ना आप उतना डीप आपको ये लेके जाएगी है टेक्नोलॉजी, और ये फ्री में आपके लिए मैसर भी है। तो डेफिनेटली लोग जो हैं वो इस तरफ कन्वर्ट ज़रूर होंगे और नुकसान भी हो रहा है। आने वाले वक्त में इस कोल्ड वॉर मुझे लगता है इजाफा, कुछ लोग कहते हैं ट्रम्प के आने के बाद नहीं होगा, लेकिन अब चूंकि IT का ही सारा फ्यूचर है, सबसे बड़े स्टेक IT कंपनीज के हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स IT कंपनीज के हैं, और दुनिया के जितने भी बड़े जायंट्स हैं दे आर रनिंग IT कंपनीज। तो देखना ये होगा कि बट आई बिलीव चाइना इज गोना लाइक समहाउ डोमिनेट अमेरिका इन द वर्ल्ड। जिस तरह इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर आ रहे हैं, जिस तरह वो चैट GPT में आ गए हैं, आर्टिफिशियल। अगर आप अपने फ्यूचर को लेके परेशान हैं कि किस में करियर बनाएं, तो IT में अपना करियर बनाएं, बहुत स्कोप है भाई, बड़ा पोटेंशियल है और आपका करियर भी महफूज रहेगा। बहरहाल जी वापस लोग कहेंगे आप क्यों नहीं बनाते, हमें मशवरा दे। अच्छा, हमारा वक्त गुजर गया ना, हमने पढ़ लिया जब हमने पढ़ना था। हम पढ़ चुके। आप अपना वक्त आज का प्लान कर ले। मौसम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आज सर्दी की शिद्दत बरकरार है, लेकिन मेरे ख्याल में सर्दी की शिद्दत कम है। महकमा मौसमियात सही से देखे जरा, बहुत कम है, सर्दी खत्म होने के बराबर आ गई है। जो दर्जा हरारत लैब में है वो -12 फिर भी रिकॉर्ड हुआ है। इसी तरह जो स्कर्दू है, स्कर्दू इस 10 स्टोर में -9 रिकॉर्ड किया गया है, कोयटा में -4 है, मरी में 0 है, इस्लामाबाद में 1 रात को रिकॉर्ड किया गया, बट आई स्टिल बिलीव इट वाज अराउंड 10-11। आई डोंट थिंक सो। फील लाइक जो है ना वो 7-8 था रात में भी, क्योंकि बहुत हद तक कम हो गई है, आपको फील भी होती है। पेशावर की अगर बात करें, आप कपड़े निकाल लिए थे जो मैंने आहिस्ता वापस रखने शुरू कर दिए मैंने। लाहौर की बात कर लेते हैं, उसका बता दें लाहौर का दर्जा हरारत 7 और कराची का 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तो जो छोटी सी सर्दी आई थी ना, उसको आई होप आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। टेम्परेचर हमारे पास मौजूद है, चलिए आपने बता दें, क्विकली बता दें ताकि हम आगे बढ़ लें, सियासत की बात भी करें। ओके, सबसे पहले आपको बताते हैं वफाकी दारुल हुकूमत, आपको पता है इस्लामाबाद की हमने बात करनी होती है कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या दर्जा हरारत रह सकते हैं। तो कम से कम इस्लामाबाद में रहेगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा रह सकता है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में अगर बात करें तो कम से कम रहेगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 21 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का रुख कर लें तो यहाँ पर कम से कम रहेगा 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर की बात करें जहाँ पर कम से कम रहेगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 24, और आखिर में कोयटा जहाँ पर अभी भी ठंड है, काफ़ी ठंड है, कम से कम रहेगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑलमोस्ट सेम। अच्छा, चार्ट में ऑलमोस्ट सेम ही दिखा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो फील है ना वेदर की, उसमें काफी तब्दीली आ चुकी है। ये तो हम आपको रिपोर्ट कर सकते हैं। लाहौर कराची में रहने वाले इसको शायद ज्यादा फील कर रहे होंगे, तो इस्लामाबाद में कंपैरेटिवली ज्यादा सर्दी होती है। तो खैर मैं तो दुआ कर रहा हूं 2 से 1 हो चुकी है, 2 से 1 हो चुकी है, 2 से 1 हो चुकी है, ये मैं बता देती हूं। पता नहीं मैं अब क्या ही समझूं इस बात का मतलब। खैर हम सर्दी की बात करें सिर्फ। ओके, आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं। सियासत के हवाले से तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शामिल न होने का ऐलान किया है। और लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये थी कि कल अयाज सादिक साहब ने एक ट्राई और की, एक सितम और मेरी जहाँ अभी जहाँ बाकी है के फार्मूले पे अमल करते हुए बैरिस्टर गौहर साहब से उन्होंने, इनफैक्ट अयाज सादिक साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली जो थे फॉर्मर असद कैसर साहब, उनसे रब्ता किया और उनसे उन्होंने बात की। अब देखना ये कि PTI किस तरफ आती है। PTI रहनुमा असद कैसर ने हुकूमत पर वंस अगैन बहुत तनकीद की और कहा कि जो हुकूमत बानी PTI से मुलाकात न करवा सके उससे क्या उम्मीद करें, जो एक मुलाकात नहीं करवा सकते। एक मुलाकात, अच्छा फिर भी मुलाकातें तो उनकी फिर भी हुई थी। दूसरी तरफ जो नून लीग के सेनेटर है इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कल एक प्रेस टॉक भी की थी और उनका कहना था कि बड़ी जल्दी में इन्होंने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है। हो सकता है हमारे पास कुछ हो PTI को देने के लिए। और इरफान सिद्दीकी साहब जो है ना, उन्होंने ये भी कहा है कि आज अगर नहीं आती है चौथे सेशन के अंदर गवर्नमेंट तो फिर PTI, तो फिर इसके बाद जो है ना हम तहलील कर देंगे इस कमेटी को। इसके बाद PTI वाले जो कुछ बाहर करेंगे उसका रिस्पांस हुकूमत उन्हें देगी। अब ये वाले बयान आना शुरू हो गए। कल वैसे एक सीनियर साफी अंसार अब्बासी साहब की खबर भी थी जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि मे बी गवर्नमेंट हैज समथिंग टू ऑफर। अगर तहरीक इंसाफ यही बात राना सनाउल्लाह साहब ने भी की बाद में कि अगर वो बैठ जाते हैं उनके साथ तो फिर गवर्नमेंट ऑफर कर सकती है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद जुडिशल कमीशन तो ना बने लेकिन पार्लियामानी कमेटी शायद बन सकती है। ये हो सकता है, लेकिन देखना ही होगा कि क्या
क्या तहरीक इंसाफ दोबारा से बैठेगी? वैसे अगर तहरीक इंसाफ बैठ भी जाए, दे गॉट नथिंग टू लूज, बैठने में क्या हर्ज है? बात सुन लें, हो अच्छा, सकता है कुछ निकल आए। हुकूमत एक तरफ तो पीटीआई से कर रही है मुज़ाकरात, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के साथ जो वो तो लव हेट रिलेशनशिप है ना, वो तो चलता रहता है। एग्जैक्टली, वो भी जो है ना, प्यार कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन अब पीपल्स पार्टी पता है क्या कह रही है? अब कह रही है कि हम बड़ों से बात करेंगे। बड़ों से मुराद नवाज शरीफ साहब से बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब से बात नहीं करेंगे। मायूस हो गए हैं। हाँ, मामलात इस जानिब आ रहे हैं। अब ये मसला क्यों पैदा हुआ है? चूंकि उनके मुताबिक शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से अब कोई बात नहीं हो रही है, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। और पीपल्स पार्टी नाला है शहबाज शरीफ साहब से, उनकी कैबिनेट से, कि पावर शेयरिंग के हवाले से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो हमने कहा एक आम शख्सियत से बात कर लें। आम शख्सियत से बात कर लेते हैं। वैसे तो वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है फैसल करीम कुन्नी साहब, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पास में जाके देखें, इस वक्त वो आईनी ओहदे पर मौजूद हैं, लेकिन ताल्लुक जो है उनका पीपल्स पार्टी से है। हम जो पोस्ट हैं उस पर भी तैनात रह चुके हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। थैंक यू सो मच फैसल करीम कुन्नी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहला सवाल ये कि क्या ये जो इख्तलाफात हैं इस हद तक पहुंच गए हैं कि शहबाज शरीफ साहब से अब कोई बात नहीं होगी और सीधा मामला जो है ना नवाज शरीफ साहब की तरफ जाएगा, उन्हीं से डिस्कस किया जाएगा सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वर्किंग रिलेशन के लिए कमेटीज़ बनाई हुई हैं जो कि वक्तन मुलाकातें भी करती रहती हैं। सेंट्रल कमेटी भी है और फिर उन्हें सब कमेटीज़ मुख्तलिफ सूबों की मुख्तलिफ कमेटीज़ बनी हुई हैं। और मीटिंग से ये पता चल रहा है कि कोई ऐसा खातिर खा जो इससे रिजल्ट से निकल रहे। तो जब नहीं निकलते तो फिर आप डेफिनेटली हायर फोरम पर रब्ता करते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कई मीटिंग्स जो हैं वो अटेंड की और चेयर की, बल्कि उसमें भी कोई खातिर खा रिज़ल्ट नहीं निकला। तो डेफिनेटली अगर पार्टी लीडरशिप फिर ऊपर फोरम पे जाएगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी 2-4 दफ़ा मीटिंग हुई, लेकिन एज सच कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा, कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं है। तो डेफिनेटली उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब भी बचते हैं जिसके साथ हम बातचीत कर सकते हैं और बात करेंगे कि जी आप क्योंकि रहनुमा है सबसे, तो आप ही इस चीज़ को देखें कि जो हमारी कमिटमेंट्स। गवर्नर साहब, तो क्या ये महज इख्तियारात की ही बात है कि आप हायर फोरम पे जाना चाहते हैं, या पॉलिटिकल विजडम के हवाले से भी पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि मे बी नवाज शरीफ साहब का जो विजडम है वो ज़्यादा बेहतर है, डिसीजन मेकिंग ज़्यादा क्लियर है शहबाज शरीफ साहब से, इसलिए वो मसले का हल निकाल सकते हैं, इसलिए भी उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है? देखें, पार्टी की टीयर्स होते हैं, लीडरशिप होते हैं, और मियां नवाज शरीफ इस वक्त जो हैं वो डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट बंदे हैं PMLN में। अगर चीज़ें हल नहीं हो रही हैं इस लेवल पे और उसमें कुछ तजाद आ रहे हैं या मसले हल नहीं हो रहे, तो डेफिनेटली आप जाना पड़ता है और लीडरशिप को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हमारी ये चीज़ें हैं। क्योंकि कल अगर पॉलिटिकल लोग बैठेंगे और फिर मियां साहब कल बोलेंगे कि जी मुझे तो इस चीज़ की खबर ही नहीं थी और ये चीज़ थी, तो हर जगह पे हर फोरम पे बातचीत होनी चाहिए। और उसके बाद फिर जो फैसले होते हैं, कम से कम फिर ये तो होता है कि हम बताएंगे कि जी हमने आपसे रब्ता भी किया था और उसका भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया या आया। आज मैं समझता हूँ कि मियां साहब में विजडम है और उस चीज़ को। अच्छा फैसल साहब, ये समझ नहीं आ रहा ना, कभी बात की जाती है इंटरनेट के मसले पे भी तनकीद की जाती है, उसके बाद हम देखते हैं पानी के मसले के ऊपर भी सेनेट के अंदर बात हुई, उसके बाद इख्तियारात की बात की जा रही है, पावर शेयरिंग मुआहदे की बात की जा रही है। असल में मुतालबात जो है पीपल्स पार्टी के वो क्या है? पावर शेयरिंग मुआहदा जो है वो क्या हुआ था, थोड़ा सा ज़रा बताएंगे। देखें, जब हुकूमत साजी हो रही थी उसमें कुछ चीज़ें कमिटमेंट्स हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान, और उसमें कोई ऐसे कोई पावर शेयरिंग नहीं जिसमें हम कहें कि जी आप हुकूमत में हिस्सा दें। कुछ फंड्स के हवाले से हुई थी, कुछ अपॉइंटमेंट्स के हवाले से हुई थी, ख़ास कर जो है वो पंजाब में, और पंजाब की कमेटी उसको देख रही है। और बाकी सूबों में भी इसी तरह की चीज़ें हैं, चाहे वो KP में है या वो सिंध में है। अब KP में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि KP में तो दोनों जमातें अपोजिशन में है। अगर वहाँ पर भी इशू हो तो मैं समझता हूँ कि वो और मतलब है कि बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि वहाँ पर क्यों इशू आ रहे हैं। और इस तरह से सिंध में भी ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसा सच मैं नहीं समझता कि इतनी कोई बड़ी उसमें शक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 2000 से 13 तक इत्तेहादी हुकूमत चलाई थी और वो भी आपके सामने थी कि हमने हमारे साथ जो इत्तेहादी जमातें थे उनको हमने उनसे बढ़ के जो उनको चीज़ें चाहिए थी उनसे बढ़कर हमने दी। हम अपने कोटे से उनको वजारतें भी दी, फंड्स भी दिए, बाकी चीज़ें भी दी। तो जब आप इत्तेहादी हुकूमत में होते हैं तो आप ड्राइविंग सीट पे होते हैं तो आपको बड़ा नहीं, वो इत्तेहादी हुकूमत का जो फार्मूला है वो तो उसमें डेफिनेटली आपका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त रहा है, लेकिन हमें वो दौरे भी याद हैं रहमान मलिक साहब के, पै दर पै MKM के 9-0 के, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर, उनको तो जारी बात है वो नेगोशिएशंस आपकी चलती रही थी। मुश्किल वक्त था लेकिन कट गया, काट लिया आपने। अच्छा, दूसरी जानिब एक ये जो जारी बात है हर पीपल्स पार्टी के वर्कर की ख्वाहिश है, ज़रदारी साहब अपनी स्टेटमेंट्स में कह चुके हैं कि वांट्स टू सी बिलावल एज प्राइम मिनिस्टर। अगर फ्यूचर में ऐसी कोई तब्दीली प्लान करी है
पीपल्स पार्टी, तो जहां नून लीग को इस वक्त पीपीपी की ज़रूरत है, वहां पे आपको भी तो फ्यूचर में इनकी ज़रूरत हो सकती है, या आपकी किसी और पार्टी के साथ कोई निगोसिएशंस हैं, नंबर्स हैं, तो इस हवाले से कुछ बताइए हमें। देखिए, हम क्यों नून लीग को नाराज़ करेंगे? ड्राइविंग सीट पे वो बैठे हैं और हम नाराज़ करेंगे? वो अगर लोगों को नाराज़, मैं समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए। उनको चीज़ों को देखना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहिए। इत्तेहादी जमात को, एलाइस को साथ चलाने का तजर्बा जो प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब के पास है, वो किसी के पास है? आप देखें, हमारे जब हुकूमत थी, आपकी मीडिया रोज़ रात को हमारी हुकूमत ख़त्म करती थी, सुबह हम उठते थे तो हुकूमत हमारी होती थी। रोज़ाना कहते कि ये इत्तेहादी जा रहा है और आपकी हुकूमत जा रही है, ये जा रहा है, आपकी हुकूमत जा रही है। लिहाजा चीज़ें ऐसी हैं कि उसको प्राइम मिनिस्टर को खुद देखना चाहिए और इस चीज़ का मसले का हल निकालना चाहिए। हमने कोई ऐसी बड़ी डिमांडें उनसे नहीं रखी कि हम कहें कि जी वो डिमांडें पूरी होने वाली नहीं हैं और चीज़ें ऐसे होने वाली नहीं हैं। और डेफिनेटली प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर वर्क और लीडरशिप की ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बने। लेकिन देखिए, ये नंबर गेम्स के ऊपर होती है। जब हमारे नंबर गेम्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप फैसल साहब, लेकिन अगर डिमांड्स इतनी बड़ी नहीं हैं तो फिर बातचीत से इसका हल क्यों नहीं निकल रहा है? देखिए, तनकीद बड़ा इसलाह होती है। कुछ ऐसे इशूज़ हैं, कुछ ऐसे बिल्स हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर स्टैंड लेती है तो वो एक तनकीद होती है, लेकिन वो इसलाह के लिए होती है। और आप देखें, जिस तरह यूटिलिटी स्टोर्स हैं, अब वहाँ पे बाकी इदारे हैं जहाँ पर गरीब मुलाजमीन हैं, कल आप उनको अगर उनके नौकरी से निकालते हैं, उनके चूल्हे ठंडे करते हैं, तो वो कहाँ पे जाएंगे? हमें तो चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि हम और रोज़गार लोगों को दें, न कि लोगों से रोज़गार खींचें। तो लिहाजा हम यही कहते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन बैठकर मामलात को बैठकर एक टीम वर्क के जरिए। अगर आप आपने बार बार बात की है कि जो नून लीग है उसको इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना चाहिए, मुशावरत के साथ चलना चाहिए, जो भी पॉलिसी बने, जो भी कानून बनाया जाए। तो हम क्या समझे आपकी इस बात से? क्या नून लीग जो है इस वक्त अपने इत्तेहादियों से मुशावरत के साथ नहीं चल रही है? हमारी जो पार्लिमानी पार्टी है, उन्होंने पिछले जो मैंने सुना है उनसे, जो अभी पार्लियामेंट में होता है, कुछ ऐसे बिल्स हैं जिसके ऊपर हमारी पार्टी से मशावरत गालिब उन्होंने नहीं की है। और मैं समझता हूँ कि होना चाहिए बिल्स पे आप अगर 2008 से 13 तक देखें, हमारे मेजॉरिटी जो बिल्स थे वो यूनिवर्सली पास हुई और हमने मशावरत की। अच्छा साहब, जो मेरे पिछले सवाल के जवाब ने आपने कोलेशन की बात की, मैं वंस अगेन उसका तस्करा करूंगा कि हमें इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोलेशन आपने बहुत अच्छी चलाई। आई हैव रेफर्ड यू टुवर्ड्स द रहमान मलिक साहब विजिट एंड प्राइम मिनिस्टर गिलानी जो उस टाइम थे, लेकिन उसके बाद जारी बात है आपने कोई तब्दीलियां अपने रवैये में रखी जिसकी वजह से आपकी कोलेशन चली। क्या आप उसी तरह की तब्दीलियां, उसी तरह की निगोसिएशंस, उसी तरह की नरमियां आप नून लीग से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करें तो तब ये कोलेशन अच्छी चल सकती है? क्या आपका बेसिकली एक्सपेक्टेशंस क्या है, अगर मैं ये पूछूं आपसे? नहीं, उनके साथ तो ऐसी सच बात हुई, जब हमारे पास नंबर गेम पूरी होगी, जब हमारे इस वक्त मेजॉरिटी पार्टी जो है वो PMLN है और उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त हम मेजॉरिटी पार्टी नहीं है। जब मेजॉरिटी पार्टी हम होंगे और वो सेकंड मेजॉरिटी पार्टी होगी, तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि जी अब हमारा बनता है कि हमारे नंबर ज़्यादा हैं। जहाँ तक हमारे दौर हुकूमत में था, चाहे वो गिलानी साहब ने विजिट्स किए, चाहे हम मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान के पास गए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक मिजाज रहा है। आप देखिए, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब जब थे वो पोजीशन में भी थे, जब वो लाहौर जाते तो चौधरी साहब के पूछने के लिए जाते थे, उनकी एक वज़ादारी थी। और चौधरी साहब उस वक्त PTI की हुकूमत के इत्यादी थे और उनके जब प्राइम मिनिस्टर जाते पूछते नहीं थे। तो जैसे ज़रदारी साहब ने कहा कि इनको सियासत हम सिखाएंगे, तो फिर जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो फिर रोज़ाना चक्कर लगाना शुरू कर दिए। तो हमारी इत्तेहादी जमातें थी, चाहे वो ANP थी, चाहे वो MPM थी, चाहे जो भी जमातें थी, हमारी लीडरशिप उनके पास गई। और अच्छा, अब ये जो फैसला किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे, उनको सारे मसले बताए जाएंगे, उसके बाद की स्ट्रैटेजी क्या होगी अगर मसले हल नहीं होते हैं नवाज शरीफ साहब से मिलने के बाद भी? देखें, अब CC में डिस्कशन हुई है और अगर ये मुलाकात अगर होती भी है, मुझे नहीं पता कि क्या कब इसका वो होगा, तो उसके बाद CC का इजलास बुलाया जाएगा और मीटिंग की जो है वो जो भी बातचीत होगी या जो भी उसका रिजल्ट है वो सामने रखा जाएगा और फिर पार्टी की CC में ठीक है। अच्छा, ये जो इस वक्त चलें थोड़ा सा तहरीक इंसाफ के हवाले से हम बात कर लेते हैं, जो कि गवर्निंग पार्टी है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और उसमें कुछ इंतजामी सतह पे पार्टी के अंदर तब्दीलियां लाई गई हैं। गंडापुर साहब अब सूबाई सदर नहीं रहे, उनकी जगह नए सूबाई सदर आ गए हैं। कुछ और तब्दीलियां, आतिफ साहब को बड़ा रोल दिया गया है और कल हमें ये भी पता चला कि जो फॉर्मर चेयरमैन PTI हैं वो नाला नजर आए मोहसिन नकवी साहब के साथ कुछ तस्वीर जो गंडापुर की आई हैं। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आप बीइंग गवर्नर KP के भी और एज अ पॉलिटिकल वर्कर भी, आपको क्या लगता है ये सिर्फ पार्टी की हद तक महदूद है या कुछ और इससे बढ़ के भी चल रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर सूबाई सतह पर? देखिए, मसला कुछ और भी है, अंदरूनी मामलात भी हैं और भी है। और मैंने बहुत पहले बहुत से जगहों पे कहा था कि जब PTI की लीडरशिप को पता चलेगा कि हमारे साथ धोखा हो रहा है और हमारे अंदर मीर जाफर और मीर सादिक बैठे हुए हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और गलत बयान से काम ले रहे हैं,
अंदर जाकर और बात करते थे, बाहर जाकर और बात करते थे, तो सीएम साहब की जो है वो तो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। और मैंने कहा था जब आपको इसका मीर जाफर और मीर सादिक वाला किरदार नज़र आएगा तो खुद भी को पता चल जाएगा। अब तो पीटीआई के जो हमारे जो मैं सुन रहा हूँ केपी में, वो तो यौम निजात मना रहे हैं कि हमारे जो है सूबाई सदर से जान छूट गई, जिस किस्म के वो डिक्टेटर थे। और सुनने में आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर भी शायद चेंज हो रहा है और भी चेंजेस बड़ी आ रही हैं। अच्छा, तो अभी ऐसे ऐसे चीज़ें शायद वो ठीक करना चाहते हों और पुराने वर्करों को भी मौका देना चाहते हैं, क्योंकि उनको तो बड़ा साइडलाइन पॉलिटिकल वर्क, देखें पॉलिटिकल वर्कर जो भी हो आप उसको दीवार के साथ नहीं लगा। ठीक है। और आपने जैसा कि कहा कि ये तब्दीली उस सतह पे भी आ सकती है, आपको लगता है कि चीफ एग्जीक्यूटिवशिप में भी आने वाले वक्त में कोई तब्दीली नज़र आ सकती है, आप ये कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में? बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं, थोड़ा सब्र करें। और तहरीक इंसाफ वाले की जो जेन्युइन आप पता नहीं प्रोफेसर साहब ये आपकी ख्वाहिश है या खबर है, मालूमात है, लेकिन आप बड़े ज़बरदस्त बड़े कलीदी ओहदे के ऊपर हैं, तो ओबियसली इन्फॉर्मेशन बेस्ड बात भी हो सकती है, और आप चूँकि मुखालिफ पार्टी से हैं तो फिर ख्वाहिश भी हो सकती है। और थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया और इस अहम मामले पर बात की। गवर्नर KP के कह रहे हैं कि तब्दीली जो पार्टी की सदारत तक आई है, सिर्फ पार्टी तक नहीं रहेगी, हो सकता है KP के चीफ एग्जीक्यूटिव तब्दील हो जाए आने वाले वक्त। इसीलिए उन्होंने कहा थोड़ा सा सब्र करें, तो आवाम भी सब्र करे और हम तो सब्र कर ही रहे हैं, इंतजार करें। आप जी एक ब्रेक लेनी है हमने, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम जरा आपको ये बताएंगे या जानने की कोशिश करेंगे, आप हमें बताएं कि आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या फिर देर से आहिस्ता आहिस्ता खाना खाते हैं। अच्छा, इससे सब्र का ताल्लुक है ना कि आप खाना खाते हुए साबिर हैं, यानी कि सब्र के साथ तहम्मुल के साथ खाते हैं, यानी अब ये हमें क्यों जरूरत पेश आई, क्योंकि हमने इसमें भी एक रिसर्च पढ़ ली भाई कि जो लोग स्लो खाना खाते हैं उनकी नेचर पर या उनकी हेल्थ पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है, और जो फास्ट नहीं खाते स्लो खाते हैं, स्लो और फास्ट का डिफरेंस हम चेक करना चाह रहे हैं। तो इस पे हमारे पास एक्सपर्ट भी होंगे और साथ आप भी जरा अपना एनालिसिस कीजिएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। जी वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे ये पूछा था कि आप जल्दी खाना खाते हैं या फिर आहिस्ता आहिस्ता खाना खाते हैं, क्योंकि बेसिकली हमने आज डिस्कस करना है खाने की आदतों को, जल्दी खाना कैसा होता है और आहिस्ता आहिस्ता खाना कैसा होता है, और इससे असरात क्या होते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर, और वाकई में होते भी हैं या सिर्फ कहने की बात है। इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट तो मौजूद हैं, लेकिन आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल्स हम लेंगे और इसमें आप बता सकते हैं कि आपकी आदतें क्या है। बाय द वे आपकी आदत क्या है? ओकेजन्स पे डिपेंड करता है आयशा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप पूछे, अगर आप किसी की शादी पे जाएं, खाना बहुत अच्छा हो, तेज भी खा सकते हैं, कहीं पे आपको खतरा हो, वीडियो बन रही हो तो स्लो भी कर सकते हैं, कहीं पे आपको खतरा हो खाना खत्म हो जाएगा, दोस्तों के बीच में चल रहा हो सीन, एक बर्गर हो 3 खाने वाले हो, आप तेज खा सकते हैं। डिपेंड्स, दिस इज ऑन अ लाइटर नोट। बाय द वे आपकी सेहत पे इसका क्या असर होता है, और फिर क्या ये आपकी हैबिट है, और क्या ये हैबिट आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करती है, इस पर हमने बात करनी है। मारिया हमारे साथ मौजूद हैं, और आई डोंट नो ये तेज स्लो खाती हैं, लेकिन इनसे हम पूछेंगे भी और फिर वो टेक्निकल एस्पेक्ट भी डिस्कस करेंगे। हाउ आर यू मारिया? गुड मॉर्निंग। आई एम वेल, आप लोग कैसे हैं? आई एम फाइन। तेज खाती हैं आप या स्लो खाती हैं? तेज ये कहना बहुत आसान है और करना उतना ही मुश्किल। आज भी मैं अपने आप को जब भी खाना खाने बैठती हूँ मैं रिमाइंड करती हूँ कि मारिया हर नवाले को 30 बार चबाना है तुमने, हर बार मैं अपने आप को याद 30 टाइम्स एटलीस्ट। अच्छा। और उसका मैकेनिज्म ये कि देखें पूरे जिस्म में सिर्फ ग्राइंडर, हमारे पास क्या है? दांत। ओके, ग्राइंड यही करते हैं। इसके बाद यहाँ से एसोफेगस से जाकर वो मैदे में जाता है। जो मैदा हमारा वो एक बिल्कुल लंप है गोश्त का, मीट का, मसल का, उसमें कोई दांत नहीं है, वो ग्राइंडर नहीं लगा हुआ वहाँ पे, ग्राइंडर ये है। What about the acid? वो भी तो ब्रेक डाउन करता है। एसिड है बट स्टमक की मूवमेंट ऐसी है, दैट्स इट। ओके, छोटे छोटे पल्स लेता है वो। अच्छा। ऐसी मूवमेंट है। और जब हम बगैर कम चबाया हुआ, कम ग्राइंडेड फूड उधर लेकर जाते हैं तो सबसे पहले हाजमे का मसला तो होता ही है। अक्सर लोग कहते हैं मुझे गैस होती है, बर्प्स बहुत ज्यादा आते हैं, मुझे मैदा स्वेलिंग फील करता है, ब्लोटिंग फील होता है, और उसकी वजह ये है कि कोई रीजन चबा नहीं रहा वो, और उसकी वजह ये कि वो ग्राइंड नहीं हुआ ना अच्छे से ग्राइंड करके। और जब आप कॉन्शियसली कम से कम 30 बार उसे चबाएंगे ना, मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ, कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, याद दिलाना है अपने आप को। तो आप जब वो करते हैं तो आप देखेंगे बिल्कुल एक वो पेस्ट सा बन जाता है आपके मुंह के अंदर। तो वो पेस्ट जब स्टमक में जाएगा तो मैदा उसको एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, हमारी खाने की आदतें जो है ना मारिया, उसमें देखिए ना, अब मैं अगर अपनी भी बात करूं, बुरी आदत है ये, लेकिन जब तक सामने कुछ लगा हुआ नहीं है ना, कोई मूवी नहीं लगी हुई है, कुछ मैं पढ़ नहीं रही या कुछ देख नहीं रही, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। पहले बैठ के डिसाइड करना है खाने से पहले ना कि मैंने क्या देखना है, ठीक है? तो माइंडफुल होकर हम उस तरह से नहीं खा सकते हैं, तो इस चीज़ से भी फर्क पड़ता है। और माइंडफुल ईटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसमें यह है कि माइंडफुल ईटिंग में तो वो कहते हैं कि आप जब बैठें तो चावल खा रहे हो अगर, तो सोचें कि यार ये चावल पहले किसी ने बोया था बीज, फिर उसके बाद ये बड़ा हुआ था, फिर उसके बाद इसको किसान ने काश्त किया है
प्रोड्यूस, इसकी क्लीनिंग हुई है और फिर मेरे टेबल पे आया है, और वो आपके अंदर ये तो मेडिटेशन हो गई एक तरह की। एग्जैक्टली वो आपके अंदर थैंकफुलनेस का एक अंसर पैदा करता है, शुक्रगुजारी का एक अंसर पैदा करता है। अगर मैं इधर से रही हूँ और दिमागी तौर पे कहीं और हूँ, ये एक मेजर वजह है। अच्छा, कुछ बच्चों में ये हैबिट होती है, वो बेचारे ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं, छोटे बच्चे, तो माएँ फिर पकड़ के कह रही होती हैं पहले खा लो फिर देख लेना फिर कर लेना। याहिया आ गए हमारे साथ, जरा अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन को लेकर उनसे बात करते हैं। याहिया वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। याहिया कैन यू हियर मी? आई थिंक राब्ता में पता, चलें दोबारा ट्राई कर लें। अच्छा, एक वो आपके पास कोई सवाल है, वो बच्चों वाली जो हम बात करते हैं हम डिस्कस कर लो। बच्चों वाला जो हम आइडिया डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों के अंदर ये होता है कि अक्सर वो फोकस करके नहीं खा रहे होते, लेकिन वो स्लो खा रहे होते हैं। तो फोकस और स्लो खाने का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या कोरिलेशन है? अच्छा, अगर मैं अब साइंटिफिकली बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, एक और मसला जो इसमें आता है कि बच्चे हैं, बड़े हैं। बच्चा तो देखें, माँ बाप बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और माँ बाप की अगर ईटिंग हैबिट्स, ज़िंदगी गुजारने के हैबिट्स हेल्दी नहीं है, आप वही कुछ ट्रांसलेट कर रहे हैं अपने बच्चे को, आप वही सिखा रहे हैं। वो शौरी ला शौरी तौर पे वो सब कुछ सीख रहा है, वो सीसीटीवी कैमरा है, आपको देख रहा है कि आप क्या करते हैं और वो वही करता है, पीरियड। तो आपकी अपनी हैबिट्स आपने ठीक इसलिए करनी है ताकि अगर आपने बच्चों को एक अच्छा सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर बनाना चाहते हैं, तो आप वो आपके नक्शे कदम पे चलने के लिए उसके लिए एक अच्छा रोल मॉडल बने। याहिया ने ज्वाइन कर लिया हमें। याहिया अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखें, सबसे पहली तो बात है कि इत्तेफाक से जो आप इतना अपडेट रहते हैं कि मैं भी जो चाइनीज जो ऐप आई है डीप सीक, तो उसके बारे में सोच ही रहा था कि आपने डिटेल सारी बता दी माशाल्लाह से, दैट्स वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर को सलाम। मैं देखें दो बातें, एक तो मैं बहुत तेज खाता हूँ, यानी जब मैं इतना तेज खाता हूँ कि मेरी बीवी शुरू कर रही है तो मैं खाना खत्म कर चुका होता हूँ। एक तो ये मैं आदत कैसे खत्म कर सकता हूँ ये मुझे। दूसरा मेरा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि मेरे बच्चे इसमें बहुत इन्वॉल्व इस तरह हो गए कि जो बच्चे आईपैड एयरपोर्ट्स लगाए हुए, उनके पास हर वक्त मोबाइल है, वो खाना खा रहे नहीं होते तो हर वक्त वो गैजेट से लिंक अप होते हैं। कोई याहिया भाई, आप भाभी की वजह से तो तेज नहीं खाते कि बैठ जाएंगी फिर मसले डिस्कस करेंगी, इसलिए मैं पहले खा के उठ जाऊं। इमरान बिल्कुल ऐसी ही बात है, मैं इसलिए अवॉइड करता हूं ज्यादा देर बैठने से। लेकिन मेरे से सवाल वो यही है कि देखिए जो बच्चे गैजेट लेके बैठे रहते हैं ना, और छोड़ते ही नहीं, बड़े समझाते हैं, वो उनके स्टिकर होते कहते हैं हमारा काम के बगैर करनी, खाना कहीं खा रहे हो, उनकी तवज्जो ही नहीं देती खाने पे, तो वो उसको कैसे कैटर कर सकते हैं हम? ये हर घर का मसला बन चुका है। याहिया थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। एक तो हमने डिस्कस किया, लेकिन थोड़ा सा मजीद कर लेते हैं। वो हल पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए अगर जल्दी जल्दी आपको खाने की आदत है। मुझे लगता है सबकी ये आदत बन चुकी है, जल्दी खाने बन गई, और थोड़ा सा कॉन्शियसली शौरी तौर पे इसकी तरफ आना होगा सबको, माँ बाप को सबसे पहले, और माँ बाप रोल मॉडल बनेंगे बच्चों के लिए। इसका तो जो बड़े बच्चे हैं हमारे जैसे, वो क्या करें? और देखें, आपने कॉन्शियसली पेन तो आपको होगा, या तो डिसिप्लिन का पेन आपने लेकर आना है, या तो फिर आपको जो बीमारी है उसका पेन आप बर्दाश्त करेंगे। आप पेन से भाग नहीं सकते, या तो डिसिप्लिन कर लें अपने आप को, या फिर वो जो एब्जॉर्प्शन का मसला आ रहा है, मैदे के मसले आ रहे हैं, आपके हाजमे के मसले आ रहे हैं, उसको आप बर्दाश्त करें। एक और प्रॉब्लम इसमें ये है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं, तो अब मैं जब खा रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं खाना खा रही हूँ, अगर मैं उसको चबा नहीं रही, जल्दी जल्दी मेरे मैदे में जा रहा है, तो मैदे से दिमाग तक सिग्नल जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि You're full, कि आप फुल हुए हैं या नहीं हुए। सो अक्सर होते हैं ना, ओवर ईटिंग कर लेते हैं लोग, वो बहुत ज़्यादा हम खा लेते हैं मैदा। आपने नॉर्मली 70-75% जब भर जाए उसके बाद छोड़ देना है खाने को। अच्छा, ये जो जल्दी वाला एलिमेंट है, इज इट जस्ट अबाउट खाना या इसका ताल्लुक पीने से भी है? बिकॉज आई हैव सीन पीपल, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक पी आती है ना, तो वो उससे जिसे जिन्हों पंजाबी जी कहते हैं डीक लगा के पी जाते हैं, ठीक है, हाँ, और मतलब एक सांस में पी जाते हैं। और कुछ लोग हैं मेरी तरह बहुत ही स्लो, कोई चीज़ अगर आई बिलीव कि मैं खाने से बहुत स्लो पीने की चीज़ कंज्यूम करता हूँ, कोई जूस हो, कोई भी ड्रिंक हो, तो क्या अगर आप एकदम से कोई चीज़ पी लेते हैं अदर देन पानी, उसका क्या इम्पैक्ट है आपकी हेल्थ के ऊपर कम टाइम में? उसको भी टाइम चाहिए उतना एब्जॉर्ब होने के लिए। पानी तो देखें फ्लूइड है, अदर देन पानी, अगर वो जूस है तो देखें वो ग्राइंड हुआ उसका एक्सट्रैक्ट चला गया। अगर वो स्मूदी है तो तब भी आपने ग्राइंड करके चला गया, डाइजेशन में इजी रहेगा आपको। अब वो एक अलग बात है, मगर जब आप खाना रॉ, जिसके लिए ग्राइंडर लगा हुआ है यहाँ पे, आपने उस ग्राइंडर बट पीने में समटाइम्स इट फील्स मारिया, हम अगर कोई भी चीज़, सपोज लस्सी है, अक्सर हमें आदत है नाश्ते में हम लस्सी वसी लाहौर में हो तो मंगवा लेते, पी लेते हैं, एकदम से पिए तो ऐसा लगता है कि मैदा एकदम से भर गया, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट तो फिर अंदर एकदम से उंडेलने का होता है ना। एकदम से नहीं उंडेलना चाहिए। इसी तरह अगर हम दें ना, हदीस भी आती है, वो पानी भी जो है, आपने पानी भी 3 घूंट लगा कर पीने, 3 सांस, 3 सांसों में पीना है।
अगर हम फिर रिलीजन की थोड़ी सी बात करें तो वो तो फिर है ना प्रॉपर एक दुआ है खाना खाने से पहले की। बिल्कुल। क्रिश्चियनिटी में भी है, यहूदियत में भी है, ईसाइयत हर जगह पे है, मुसलमानियत अच्छा, में इसके भी थोड़े है। से साइकोलॉजिकल पहलू की भी बात कर लेते हैं। इमोशनल ईटिंग मेरा भी point ले इज अ लिया थिंग। आपने। अच्छा, इमोशनल ईटिंग इज अ थिंग, ठीक है। और समटाइम्स ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों को एंजाइटी होती है वो भी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, हर काम जल्दी जल्दी करेंगे, पैनिक में रहेंगे। इस के बारे में जरा So, जैसे अभी आप दोनों जो बात कर रहे हैं, मेन बात यही है कि ये हर एक चीज़ में है। ये तो आपकी नमाज में भी है कि वो जल्दी से हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम जल्दी जल्दी सब कुछ कर रहे हैं, कॉन्शियसली शौरी तौर पे हम वहाँ प्रेजेंट नहीं है, हम बात बैठे यहाँ पे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है। और ये चीज़ नमाज में भी चल रही है हमारे। सो मुझे कॉन्शियसली तौर पे ये फैसला करना है कि यार मैं जहाँ हूँ वहीं पे हूँ, साइकोलॉजिकली, इमोशनली। तो ये माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस आ जाती है जो हमने अपने खाने से लेके पीने से लेकर। अच्छा, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी ग्रैब एंड यू नो जस्ट बर्गर्स की जैसे हम बात कर लेते हैं, हाँ हमने साथ खा रहे हैं या कोई हमने, उसका क्या इम्पैक्ट आता है हमारी हेल्थ? वैसे तो फास्ट फूड इटसेल्फ ही कोई अच्छा नहीं है, हम उसकी कोई एडवोकेसी नहीं करते। कुछ लोग स्नैक के तौर पे खा रहे होते हैं, Absolutely. खाना पकड़ लिया, चल रहे हैं, खा रहे हैं, काम कर रहे हैं साथ, और वो हम चल रहे हैं और साथ में क्या चल रहा है वो अच्छा नहीं, साथ साथ कंज्यूम भी हो रहा है जो हम खा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं होता। अच्छा। क्योंकि अगर हमारा तरीका कार जिंदगी ऐसा है कि हम खाना इसलिए जल्दी जल्दी खा रहे हैं कि मैं बिजी हूँ अभी काम में, तो मैं एक स्ट्रेसफुल सीन में लगी हुई भी हूँ, हम काम भी कर रहे हैं, साथ में मैंने खाना भी खा रही हूँ, और वो भी कोई फास्ट होगा ना, कुछ ना कुछ फास्ट Of होगा। course. और मैंने ना उसको एंजॉय किया, ना मैंने उसका टेस्ट फील किया, ना मैंने उसको ग्राइंड किया। और जब वो मैदे में जाएगा, अब यहाँ से दूसरा मसला है ना, मैदे में ठीक है कुछ ना कुछ उसको मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको थोड़ा सा करेगा, थोड़ा ब्रेक डाउन करेगा, जब ये आपकी इंटेस्टाइन्स में जाएगा। अब वहाँ पे ये बिल्कुल पेस्ट नहीं बना हुआ, और वहाँ से जब आप क्या, सबसे बड़ा जो इशू शुरू होता है मेजॉरिटी लोगों का, मेरे पास 90% लोग हैं, कॉन्स्टिपेशन। ओके, कॉन्स्टिपेशन इज एन इशू। उसकी एक वजह ये भी है, पानी कम, लिक्विड्स की कमी के साथ साथ उसकी वजह ये भी है कि आपने उसको ब्रेक डाउन ही नहीं किया। वो ब्रेक डाउन ही नहीं है तो अब वो इसने प्रास होना है ना आपसे, ये जो भी खाया है इसने आपसे एक्सक्रीट आउट होना है। तो एक्सक्रीट आउट के लिए उसको प्रॉपर ग्राइंड करके, ग्राइंडर ये लगा। तो इज देयर एनी टेक्निक जिससे हम अपने आप को बार बार याद भी करा सकें या कुछ कर सकें कि जिससे हमें ये शऊर आ जाए कि नहीं भाई हर निवाला जो है ना वो हमें अच्छी तरह चबा चबा के आहिस्ता आहिस्ता खाना है? कोई टेक्निक हमारे साथ शेयर करें। मैं हमारे पाकिस्तान के लोगों से तो बात बिल्कुल सही है, रिलीजन पे आ जाते हैं बिल्कुल। हदीस भी आई थिंक इसके अराउंड कि यार 40 बार एक नवाले को चबाना चाहिए। साइंटिफिकली भी ये लागू होता है कि आप कम से कम 30-35 बार। बच्चों के लिए कोई ट्रिक है? अगर कोई मदर आपके पास आती है और वो कहती है कि बहुत तेज खाना खाता है या फोकस नहीं करता बच्चा खाना खाने पे, कोई ट्रिक होती है आपके पास ऐसी टेक्निकली जिससे बच्चे को तो आप बावर नहीं करा सकते बेटा और स्लो खाओ और स्लो, बच्चे ने तो अपनी पेस से खाना है समटाइम्स, या स्लो खाना है तो स्लो ही खाना है। इट्स वेरी, कम्युनिकेशन इज की। मेरे पास 7 साल से लेकर 69 ईयर यंग लोग हैं। आप 7 साल के बच्चे को समझता है बंदा कि यार इसको क्या पता है, इसका तो दिमाग ही नहीं है, मगर आप उससे उसके लेवल पे जाके जब बात करें ना, मेरे पास हैं 7 साल के लोग बच्चे जो समझ जाते हैं अच्छे तरीके से, और वो बड़ों से ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। मुझे उनको बार बार नहीं बताना पड़ता। तालीम बालिगा ज्यादा मुश्किल है बच्चों को सिखाने से। ठीक ठीक। सो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। माँ बाप ने अगर उसको हम समझा दें, सिखा दें। चलें, ये भी तो एक रिमाइंडर है जो हमने दिया है इस सेगमेंट के थ्रू। थैंक यू मारिया, थैंक यू। असल में ये बातें हुई जो रोजमर्रा में आप देखते रहते हैं। समटाइम्स जब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है आपको लगता है यार ऐसा लेम थिंग, ये क्या बात है, लेकिन जब हम उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अंदर जाते हैं तो देन यू गेट टू नो कि हाँ यार ये तो हम फोकस ही नहीं कर रहे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम बात कर रहे होते हैं और हम खुद नहीं कर रहे होते। एग्जैक्टली, और बहुत सारी यहाँ से करने के बाद करना शुरू कर देते हैं। हमारी गाइडेंस भी होती है जब हम एक्सपर्ट से बात करते हैं कि यार हम लोग भी अपनी जिंदगी में ये चीज नहीं करें, और हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं। आई होप आपके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। आहिस्ता आहिस्ता खाएं, सब कुछ खाना चाहिए, सीधे हाथ से खाना खाएं, और थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी अपनी जिंदगी के अंदर रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ ऐसे होनहार काबिल स्टूडेंट्स मौजूद होंगे जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद होंगे, होनहार स्टूडेंट्स मौजूद होंगे जिन्होंने अपनी काबिलियत और टैलेंट से आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। दुबई में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, हार्वर्ड मॉडल यूनाइटेड नेशंस, हार्वर्ड मन भी जिसको कहा जाता है, जिसके मुकाबले जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा थे, इंडिविजुअल भी थे, ग्रुप लेवल पर भी थे, जिसमें पाकिस्तान से लर्निंग अलायंस एंड लर्निंग अलायंस इंटरनेशनल डेलीगेशन ने बेस्ट लार्ज डेलीगेशन अवार्ड
जीत लिया। और हमारे साथ कॉम्प्लिकेटेड किस्म का और हमने इसको एक तो जानना है कि ये एक्चुअली कैटेगरी क्या थी, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं इस इवेंट के अंदर दुनिया भर से 80 से ज़ायद डेलीगेशंस थे और 35 से ज़ायद ममालिक के तलबा इसमें शरीक थे। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने डिप्लोमेसी के हवाले से बात की, डिबेट्स की, लीडरशिप के हवाले से बात की। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अपने आप को प्रूव किया पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने, एंड ऑफ एंड ऑन हम ऐसे ब्राइट स्टूडेंट्स से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं ताकि बाकी लोग भी इनसे इंस्पायर हों। तो हमारे स्टूडियो की शक्ल ही बदल गई है फॉर द टाइमिंग, आपको बताएं वो जिस पे आप डेस्क हमारे दिखे, हमारे साथ ये सभी मौजूद है, ज़रा दिखाइए जी। अब आर प्रेस्टिजियस स्टूडेंट्स गेस्ट, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग विद अस। तो मैं चाहूँगा जो कि तादाद ज़्यादा है तो सब लोग अपना अपना तारुफ करा दें प्लीज़, योर नेम एंड योर इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रानिया अली है। ग्लैड रानिया, you? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जहानार मलिक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद इरफान है और मैं पूरा दिन बस गेमें खेलते रहता हूँ। That's great bro, that's great, that's the अस्सलाम spirit. वालेकुम, मेरा नाम नेमत कमर है और मैं MIP2 grade 8 में हूँ। मैं Okay. I'm very passionate about a lot of things and I know 4 languages. That's Oh, great. nice. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा आसिफ है। I'm from Learning Alliance Faisalabad and I don't only do debates, I am passionate about arts as well. That's great. Assalamu alaikum, my name's Qasim Khwaja, and on my free time I do YouTube. Oops. My name is Aira Khalid and other than debates, I'm passionate about AI. AI, AI, okay. oh फिर my आज तो आप God. बड़ी खुश होगी because there's another Chinese deep seek भी आज आ गया सामने से। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आज हमारा एक और टॉपिक भी है ना यूट्यूब के बारे में, तो हमारे पास एक यूट्यूब इंथुजियास्ट भी मौजूद है इस ग्रुप के अंदर। तो बहरहाल पहले हम इंडिविजुअल मुकाबले जो हुए हैं, रानिया मैं आपकी पिक्चर देख रही थी, माशाल्लाह आपने जीता है, टेल अस अबाउट इट। So I won Best Delegate. It's the highest award that you can achieve in an MUN competition में जो सबसे first place है वो Best Delegate होता है। और हमारी delegation ने माशाल्लाह जितने भी awards वहाँ पे offer किए जाते हैं हमने एक एक सब से जीते हैं और हमने group वाला award भी जीता है। तो 5 awards हमने total जीते। मैंने Best Delegate जीता और फिर कासिम ने आउटस्टैंडिंग डेलीगेट जीता है एंड अहमद और उनके डुअल ने डिप्लोमेटिक कमेंटेशन जीती है और आयरा ने ऑनरेबल मेंशन जीता है और फिर हमने एज अ ग्रुप बेस्ट डेलीगेशन भी जीता है वहाँ पे। तो अहमद आप मुसलसल गेम्स खेल के कैसे अवार्ड जीत सकते हैं, ये थोड़ा फार्मूला हमें बताइए। सो बेसिकली ऑन द वीकेंड्स हम लोग तैयारी करते थे, तो इट वाज वेरी हेक्टिक और हमें असाइनमेंट्स मिलती थी, हमने प्रॉपर एग्जाम्स करने होते थे। सो वी जस्ट हैव टू बैलेंस लाइफ विद द कंपटीशन। अच्छा, तो ये गेम्स वो तो नहीं थी जिसमें साथ साथ आप कमेंट्री भी कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं? नहीं नहीं, that's what he does. अच्छा okay. कासिम आप बताइए अपने अवार्ड के बारे में, अचीवमेंट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। I was in the EcoFin committee for Harvard H1 and I won outstanding delegate. There were about 250 plus people in my committee and that's about it. But like from what I feel, What was this competition about? this competition basically it's Model United Nations. Yeah. It's a mock-up of the UN and basically we act as No, about diplomat- your category I'm asking. Oh, from About my your category? category, yeah. My category was EcoFin, so basically it's a financial advisory committee. We Achha. come up with solutions and how we can finance specific problems Okay. for the area. For mine, we were trying to figure out problems for the Middle East and So how what we was can the point that won you this award? won me the award. Basically, my leadership skills, how I was able to communicate with people, talk to different people, lead my block, present my people, and do teamwork with everyone. What about you? Tell us about yours. So I won an honorable mention in the SOCM committee. Our topic was about combating human trafficking. ठीक है। So honorable mention is like third place. So it basically means that I was able to lead my block well. And we basically in the end have to come up with a draft resolution. It's like a set of frameworks that you present in which how can you solve human trafficking worldwide, because it's a very like topical issue. तो कहीं ना कहीं आपको जितने इश्यूज पे आप लोग बात कर रहे थे, इसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे थे आप लोग? इसने कितना हेल्प किया आपको बीइंग फ्रॉम अ कंट्री जो कि खुद बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है? एनी वन ऑफ यू अगर इस पे कोई बात करना चाहे, कि आपको कितना हेल्प किया हमारे मुल्क के अंदर वाले इश्यूज ने कि आप उस पे बेहतर तौर पे बात कर पाए दुनिया के सामने? पाकिस्तानी होना gives you a lot of perspective on different types of issues. हमारे obviously social life में
پولیٹیکل سینس میں, اکنامک فورم پہ جو ہماری کنٹری نے ایشوز فیس کر کے, اور ہسٹوریکلی ویو اچیوڈ گریٹ سکسیس آؤٹ آف دیم, ویو کم آؤٹ آف دیم ٹو. سو دوز سکسیس اسٹوریز ریئلی امپیکٹ ہاؤ یو, ہمارے سولوشن اورینٹیڈ مائنڈ سیٹ کیسے ہم جاتے ہیں. وی ٹاک اباؤٹ دا فیکٹ کہ پالیٹکس ڈز پلے اے گیم, سوشل ایسپیکٹ, دا پیپل, دا کمیونٹی پلیز اے ہیوج رول in how you think of solutions for the country itself. You can't ignore the community, and obviously Pakistanis, we have a strong community. Acha, basically we all are like proud of being Pakistanis, but jab duniya bhar ke andar when we go with this green tag and green blazer, somehow دنیا ہمیں تھوڑا سا awkwardly دیکھتی ہے, اور پھر ہمیں برا بھی لگتا ہے کہ یار ہم تو بہت بہتر ہیں بہت ساری چیزوں میں دنیا سے, دنیا ایسا کیوں کرتی ہے. کہیں اس انٹرنیشنل فورم کے اوپر anyone of you have felt same, اور پھر اس نے زیادہ ٹریگر کیا کہ آپ بہت بہتر طریقے سے آئیں اور پھر ون کریں اس کمپٹیشن کو, کچھ ایسا ہوا؟ جی, ادھر ایسا لگتا تھا کہ جب آپ لوگوں سے بات کرنے جاتے تھے تو آپ کو تھوڑا انڈرمائن کرتے تھے کہ ان کو تو پاکستانی ہیں, کہ کچھ لوگوں تو لگتا تھا کہ ہم لوگوں کو انگلش بھی صحیح طرح بولنے نہیں آتی. تو کچھ نے ہمیں آ کے یہ بھی بولا کہ آپ لوگوں کی تو انگلش ہم نے جتنی سوچی تھی اس سے I believe you might disappoint lots of Indians by your accent. صحیح ہے. Most of our friends were Indians. Alright. And on the contrary, I would actually like to point out how جب آپ ماڈرن یو این میں جاتے ہو, سب سے جو آپ کی پرنسپل ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ you have to put your personal opinions aside and you have to discuss what you are there to discuss. For example, I don't like red color, but I'm there to discuss that all colors of the rainbow are perfect. So I will put aside my favorite color and discuss about the rainbow. Emotions ko side par rakh kar aapko baat karni hai, ya rational baat karni hai. All right. Even though we face a lot of criticism, obviously as Pakistanis, just like Ira has pointed out, that they expected us not to speak English that well. I think we really proved them wrong, and it was a great opportunity. اچھا, میرے ذہن میں ایک سوال ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے ینگ ہیں, اور ینگ جنریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, اپنے ارد گرد بھی آپ کے گھر میں بھی ہوتے ہیں, تو وہ بہت زیادہ سوشل ایشوز اینڈ پالیٹکس اس سے بہت زیادہ اویئر نہیں ہوتے. آپ لوگ جب اس کی تیاری کر رہے تھے تو یہ سب چیزیں آپ کے مائنڈ میں تھیں دیٹ یو ہیو ٹو بی اویئر اباؤٹ ایوری تھنگ, کیونکہ کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے, کوئی بھی پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے. رانیہ. So I've been doing MUN and debates for about 5 years now, and when I started, the first thing any coach told me was you need to keep up with the news and you need to know what's happening at all times. بابا کے ساتھ رات کو بیٹھ کے نیوز دیکھتے ہیں. Exactly. So that begins with a small step as reading the Urdu newspaper. وہ آپ کی لینگویج اسکلز بھی اتنا اسٹرینتھن کرتی ہے, and obviously you get up to date on these small facts. So one of the most important parts of our preparation, other than the fact that this was on such a large scale, it was Harvard. So our preparation. اچھا, there's a thing particularly قاسم, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہماری جو ینگر لاٹ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تو اپنے روٹ سے اتنے کنیکٹڈ نہیں ہے, پاکستان کے مسائل کو نہیں سمجھتے ہیں, بٹ ایز لائک پکچر از ڈفرنٹ. آئی مین آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے تو مختلف لگ رہا ہے. تو یہ تاثر غلط ہے. آپ لوگوں کا بھی اتنا ہی انٹرسٹ ہے جتنا ایک لیس پریویلیج اسٹوڈنٹ کا ہے یا عام شہری پاکستانی کا ہے, بیکاز یو گائز سم ہاؤ ہیو گاٹ دس چانس ٹو ریپرزینٹ یور سیلف اوور دیئر. عام آدمی کو نہیں ملتا ہے, تو اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا؟ I feel like Pakistan has brilliant talent throughout everywhere, and just because our school won doesn't mean that other schools can't win. There's so many talented munners out there. This is my second MUN actually, and just because I had some coaching, some guidance in the right direction, I was able to achieve this accomplishment with all my fellow delegates here. Okay. And I believe that it's just some guidance that we need in our community today, in which we can really help create a big impact for everyone. Indeed. So it's about the guidance and the platform. It's about the guidance. It's about the little nudge. انسٹیٹیوشن کا کیا رول ہوتا ہے؟ I would like to ask this from you. آپ کا جو اسکول ہے, جو کالج ہے, انسٹیٹیوشن ہے آپ کا, اس کا کیا رول ہوتا ہے آپ جیسے اسٹوڈنٹس کو سامنے لانے میں, پلیٹ فارم دینے میں؟ دین اوبیسلی پرفارم تو آپ نے کرنا ہے, لیکن انسٹیٹیوشن کا ان پرٹیکولر کیا رول ہے؟ Mostly I feel like it's the support that our school gave us. We couldn't have done it without them. Between our principal, Miss Anjum, and Miss Farah, they have given us the unwavering support and attention that we needed, because I feel like Harvard, obviously it is Harvard MUN, is like Rania said, it's on a very large scale. It is nothing like what we've experienced here in Pakistan, Lahore. So it's nothing like the local MUN. So between our coaches, Saraza, he taught us everything that we need to know. He's actually won it before, so he has the experience, and he taught us everything that we need to know, what we should expect there, how we should talk, how we should interact with people, how. اچھا, میں تھوڑا سا پیچھے لے کے آتی ہوں. What about the selection process? آپ لوگوں کی کس طرح سے ہوئی؟ Why? کیونکہ آپ لوگوں نے جا کے انٹرنیشنل لیول پر ایک بہت بڑے پلیٹ فارم پر پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے. Yeah, so basically, obviously تیاری سے پہلے we had 2 selection rounds. We did a mock MUN with our coach Sir Sayam, and then after that we had an interview with Sir Raza Hassan. تو ہمارے ساتھ ہم 2 راؤنڈ کرنے تھے. ایک تو ہم نے ایک
मॉक MUN का एग्ज़ाम था एक और कोच के साथ सर सारम, और दूसरा था इंटरव्यू सर रज़ा हसन के साथ। उसके बाद ऑब्वियसली तैयारी हमने मुख्तलिफ 4 महीनों के लिए की है, हफ्ते इतवार हमने जूम मीटिंग्स भी की है। तैयारी में क्या होता है? लाइक यू हैव टू स्टडी, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है या कुछ डिबेट्स देखनी पड़ती हैं, कोचिंग होती है? हमारा कोचिंग, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंट मेथड्स दैट हमारे कोचेस ने यूज़ किए थे हमें सिखाने के लिए। एक मेथड था कि हमें बहुत सारे फेमस लोगों की स्पीचेस, ताकि हम उनसे सीखें और डिफरेंट स्टाइल्स सीखें, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल मान के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली लैंग्वेज बैरियर भी होता है, सबके एक्सेंट्स डिफरेंट होते हैं और उनका बोलने का तरीका एक अलग ही मुख्तलिफ होता है। तो उसके साथ अपने आप को फेमिलियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप उनके कैलिबर के साथ बोल सकें। तो वीडियोस, अपनी स्पीचेस खुद से याद करके रखना, उनकी तैयारी इस तरह से करना कि आप एक स्टेप अहेड हो बाकी सबसे। सबसे डिफिकल्ट एक्सेंट कौन सा लगा आपको वहाँ पर? सबसे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इंडियन मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट एक्सेंट अंडरस्टैंड करने के लिए था वो इटालियन एक्सेंट था। इटालियंस अक्सर नहीं जो इटालियंस का एक्सेंट इतना मुश्किल। आप में से कोई और जो किसी और एक्सेंट में थोड़ा सा कोई याद रह गया हो, आप किसी को मिमिक कर रहे हो कि यार ये कैसे बोल रहा था? इंडियन एक्सेंट वी हैव टू लिसन टू I feel like that would be offensive for some people. We noticed that जब हमारी इंडियन से दोस्ती हुई जाती है साथ, हम उनकी तरह बोलने लगे। They were very friendly. अच्छा, जजेस में कौन था? Who was actually judging you guys? ज्यूरी में कौन था? मेनली तो हार्वर्ड में है डाइवर्सिटी काफ़ी, तो वो जजेस के पैनल्स होते हैं, एक चेयर होता है और उसके अलावा उसके असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं। अच्छा। हर कमेटी के अपने अपने होते हैं, तो उसमें काफ़ी डाइवर्सिटी थी। ठीक है। और जो सारे जजेस थे वो हार्वर्ड के स्टूडेंट्स ही थे और डिफरेंट नेशनैलिटीज से थे। और एक कॉमन मिसकंसेप्शन जो मेरा दिल था यहाँ आके पॉइंट आउट करूँ, जब हम जीत के आए ट्रॉफी, कि हम ये इसलिए जीते हैं कि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे। हम इसलिए नहीं जीते कि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे, हम इसलिए जीते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ डिबेट्स और हमारे अवार्ड्स और हमारी टीम वर्क और हमारी लीडरशिप ज़्यादा थी। क्योंकि ऐसी भी डेलीगेशंस थी, जैसे टर्की की डेलीगेशन थी, इटली की डेलीगेशन थी, उनमें 60+ 30+ लोग थे। हम तो 16 लोग थे, हम फिर भी बेस्ट लार्ज डेलीगेशन। इसमें कोई ये चीज़ नहीं थी कि इतने ही स्टूडेंट्स हो सकते, जितने मर्जी स्टूडेंट्स आप लेकर जा सकते, नंबर नहीं था। इट वाज अच्छा, व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि सब लोग आप तैयारी के साथ गए थे, बाकी डेलीगेशंस भी तैयारी के साथ तो गए थे, बट डिफरेंस कहाँ पे आया? जहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छी हुई, आप अपने पॉइंट को कन्वे अच्छे से कर पाए। बाकी स्टूडेंट्स जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते बहुत अच्छे हैं, मार्क्स बहुत अच्छे लेते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन में इतने अच्छे नहीं होते हैं, वो कन्वे नहीं कर पाते हैं। आई वुड लाइक टू आस्क दिस पॉइंट आपसे, आप इस पे बताइए कि उनको आप क्या टिप दोगे, हाउ टू मेक देयर कम्युनिकेशन बेटर, कि वो किसी ऐसे फोरम के ऊपर अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें, अगर कोई चांस मिले उनको। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड स्टूडेंट्स जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते, आपका माइक है, आप बोलिए। उनको मैं कहता हूँ कि वो जो उन्होंने बोले वो हर रात को 5 मरतबा शीशे के सामने बोले। उसी उनकी ऐसी डिटर्मिनेशन भी होगी, उनको पता चलेगा कि हैंड जेस्चर्स उनके पता चलेंगे। अच्छा। उनको अपना स्पीकिंग स्टाइल पता चलेगा। अच्छा, ये बड़ा आप ये करते रहे? बड़ा अच्छा पॉइंट आपने वो किया कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप अपने आप को प्रेजेंट किस तरह से करें, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। There was one thing that our coach used to say, he was like आपकी स्पीच शुरू होती है जिस मर्तबा आपका नाम कॉल आउट होता है और आपको चल के स्टेज तक पहुंचना होता है। That's your first impression कि how confidently do you walk। आप उनको आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, सांस लेते हैं, खड़े होते हैं एक तमीज से और फिर बोलना शुरू करते हैं। वो जो कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे पता है कि मैं सही चीज़ बोलने जा रही हूँ। कोई लाइटर साइड पे आइए, कोई फनी इंसिडेंट है, सारे आप सब लोग इकट्ठे गए, इज देयर एनीथिंग दैट यू लाइक टू? हमने स्पीचेस याद करनी थी अपनी एक दिन और सर को सुनानी थी। अब हम में से कुछ बच्चों को सही याद नहीं थी या बीच में से कुछ वर्ड्स गलत थे। वो बच्चे कौन थे? इनमें से कोई है वो बच्चा? मैं थी एक आई डोंट रिमेंबर द रेस्ट, लेकिन हाँ दे आर नॉट हियर। तो लेकिन हम लोग खड़े हुए थे और सर ने हमें पहले दूसरे बेंच पे बिठाया, फिर सर ने हमसे बुलवाया कि एक सिंक में बुलवाया कि आई कैन, मस्ट एंड विल डू बेटर एंड आई विल एलिमिनेट ऑल एक्सक्यूजेस। जब तक हमने ये इन सिंक नहीं बोला, 5 दफ़ा नहीं बोला, सर ने हमसे ये स्क्रीम करवाया और ये सबने वीडियो से। Moreover, there's this incident at Harvard which I think was quite funny. We were on a Zoom meeting with our coach actually in the hotel, in the lounge, and it's like a small lounge. So we were sitting and हम स्पीचेस प्रैक्टिस कर रहे थे और वो जज कर रहे थे हमारी स्पीचेस, क्योंकि कल था कॉन्फ्रेंस। और एक आई एम नॉट श्योर कहाँ से, बट देयर वाज अ डेलीगेट हाइडिंग समवेयर स्पाइंग ऑन अस। वो स्पीचेस सुन रहे थे हमारे, 2-3 स्पीचेस वो लीक हो गई थी आई गेस। लेकिन
بہت اچھی پڑھتی ہیں بہت ایسا بھی ہوتا ہے. چلیں وی آر سو گلیڈ ٹو سی یو گائز, ٹو ٹاک ٹو یو. بہت اچھا لگا. کوئی ایک اسپیسیفک میسج آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہو, اینی ون آف یو, آپ میں سے کچھ کہنا چاہیں اسٹوڈنٹس کو, فیلوز کو؟ I just wanted to say کہ like this is something جو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ اب پارلیمنٹری ڈبیٹس ہوتی ہیں, اس پہ اسٹوڈنٹس کو پاکستان کا گرین بلیزر ملتا ہے. اب ماڈل یونائٹیڈ نیشنز بھی ڈبیٹس کی ایک فارمیٹ ہے, تو ہم اسٹوڈنٹس کو بھی پاکستان کا گرین بلیزر, چاہے اپنی کوئی کرائٹیریا سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ کوئی انٹرنیشنل ایمیون اسپیسیفک ہو جائے یا کوئی الگ کرائٹیریا ہو, لیکن پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس انٹرنیشنل ماڈل یو این میں پارٹیسپیٹ کرنے جاتے ہیں ان کو بھی پاکستان کا گرین بلیزر ملنا چاہیے. اس سے بچے اور موٹیویٹ ہوئیں گے. ویسے اپنے طور پہ آپ نے کبھی پاکستانی پارلیمنٹ کی ڈیبیٹس کو دیکھا ہے, وٹنس کیا؟ جی ہم نے پارٹیسپیٹ کیا پورے 2 سال کے لیے. اچھا, کیسا لگا آپ کو پاکستانی پالیٹکس اینڈ the mode of politics, the way Pakistani politicians do? It's incredibly different, but it's really amazing to see. اچھا تھا, ایک ڈفرینٹ ہی وہ ہوتا ہے, فیل جذبہ الگ ہوتا ہے. اچھا, مطلب فیوچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کوئی لیجسلیٹرز آپ لوگوں میں سے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے مل کے بہت اچھا لگا. کانفیڈنس بھی ہوا ہے کہ ہمارا فیوچر جو ہے نا پاکستان کا وہ برائٹ ہے, انشاءاللہ بہت اچھا ہونے والا ہے. تھینک یو سو مچ, اور بہت بہت مبارک ہو آپ تمام لوگوں کو. آئی ہوپ آپ کا فیوچر جو ہے نا بہت اچھا ہو اور اسی طرح سے آپ پاکستان کا نام روشن کرتے رہے. یہ تھے جی پاکستان کا فیوچر, اور پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ نظر آ رہا ہے ہمیں. ہم تو کانفیڈنٹ ہیں. مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے. میں یہاں پہ ٹریبیوٹ دینا چاہوں گا ان سب, خاص طور پہ ان کی انسٹیٹیوشن کو, ان کی فیملیز کو جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو جو اس فورم تک نہیں پہنچ پائے لیکن ٹی وی پہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو آپ کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. آپ تھوڑی سی ہمت کریں, مزید پڑھیں. اب تو سوشل میڈیا ہے, انٹرنیٹ ہے, آپ کے پاس سارے میڈیمز موجود ہیں. جب یہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. آل یو نیڈ از تھوڑا سا اپنے آپ کو گیئر اپ کرنا ہے, اور ایک بڑوں کے لیے کہ بچوں کو انکریج ضرور کریں. انکریج کرنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ کو نظر آئے نا کہ ان کے اندر پوٹینشیل ہے تو پھر ان کو سپورٹ کیا جانا بڑا ضروری ہے. تو صرف بچوں کا کام نہیں ہے, بڑے اور پیرنٹس جو ہیں, انفیکٹ ٹیچرز جو ہیں, ان کا بھی بہت زیادہ کام ہے پوٹینشیل کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے اوپر کام کرنا. بہرحال جی تھینک یو سو مچ ونس اگین. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, کچھ مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. سب سے آگے ویلکم بیک. اب جو موضوع آپ کے لیے لے کر آئے ہیں, پہلے والا بھی آئی بلیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھا اور آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے, لیکن اب والے موضوع میں تو آپ بہت ہی انٹرسٹڈ ہیں. دیر از اباؤٹ فیملی ویلاگنگ, جس کے اوپر ہم مسلسل بات کرتے ہیں. کچھ لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ بالکل پسند نہیں کرتے. اس وقت فیملی ویلاگنگ کا یا ویلاگنگ کا جو ٹرینڈ ہے, ان پرٹیکولر چونکہ ہم فوکس ویلاگنگ کو کریں تو اس لیے میں ولاگنگ کے اوپر بات کروں. سب سے زیادہ اگر کوئی آئی بالز مل رہے ہیں آن میڈیا, آن اسکرینس کسی چیز کو, تو وہ ان ویلاگرس کو مل رہے ہیں جو ڈیلی بیسس پہ فیملی ویلاگنگ یا ویلاگنگ کرتے ہیں. سو ہم نے بات کس پہ کرنی ہے عائشہ؟ بہت سارے لوگ جو تنقید کریں, کیا ان پہ تنقید ٹھیک ہے ان پہلوؤں پہ, یا پھر غلط تنقید ہے, بیجا تنقید ہے؟ یہ بھی ایک حصہ ہے اس ساری کمیونیکیشن کا جو ہو رہی ہے, اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. اس کے معاشرے پر اثرات کیا ہو رہے ہیں, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. بہت سارے لوگ جنہوں نے اس کو باقاعدہ اپنا پروفیشن بنا لیا ہے. پروفیشن جو ہے اس طرح کا بن چکا ہے کہ ایک تو پیسے تو وہ کما رہے ہیں, لیکن پیسے کے ساتھ ساتھ جو شو آف ویلتھ کیا جا رہا ہے اس کا ہماری سوسائٹی کے اوپر, اس کے پازیٹیوز کیا ہیں, اس کے نیگیٹیوز کیا ہیں. ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں, اس کے معاشرتی پہلوؤں پر بھی, اخلاقی پہلوؤں پر بھی, اور کیا ہم ٹھیک طرف جا رہے ہیں. اسپیشلی اگر ہم سوشل میڈیا کے یوز کی بات کریں تو ہمارے ساتھ کون موجود ہے؟ ہمارے ساتھ دو بہت پرٹیننٹ گیسٹ اس حوالے سے موجود ہیں. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب کا نام اوبویسلی آپ کے لیے جانا پہچانا ہے, چہرہ جانا پہچانا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی ڈیلی لائف کے اندر جو سوشل ایشوز ہیں, سوشل میٹرز ہیں, ان کے حوالے سے بھی ان کی رہنمائی ہمارے ساتھ رہتی ہے. آپ ان کو دیکھتے ہیں, سو ہمیں لگا کہ ہی از دا پرسن جو کہ اس پہ بات کر سکتے ہیں بہت بہتر طریقے سے. ان کو بلایا جائے. تو تھینکس ٹو ڈاکٹر صاحب کہ انہوں نے وقت دیا, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے, اور ان کے ساتھ ہمیں مبین الحق جوائن کر رہے ہیں ویلاگنگ کے حوالے سے یا مختلف یوٹیوب براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے. آپ ان کا نام بھی اور ان کا چہرہ بھی جانا پہچانا ہے. ان پائنیئر لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یوٹیوبنگ شروع کی پاکستان کے اندر, اور اب بھی کر رہے ہیں لیکن اپنے انداز سے کر رہے ہیں. اب ان دونوں شخصیات کا فیملی ویلاگنگ پہ کیا ٹیک ہے, اس کو کتنا اچھا سمجھتے ہیں, کتنا مؤثر, یا پھر معاشرے کے لیے منفی سمجھتے ہیں, اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. تو اسٹارٹنگ ود دا ریسپیکٹڈ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ ونس اگین. سب سے پہلے تو آپ اپنا ٹیک بتائیے, یہ جو ویلاگنگ ہے یا فیملی ویلاگنگ ہے, اس کو آپ سوشل میڈیا کے اوپر کیسے دیکھتے ہیں, اس کا کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں ہماری خاص طور پہ ینگسٹرز کی ڈیلی لائفز کے اوپر؟ بہت بہت شکریہ بیٹا. میں پہلی بات تو یہ کہ ہو سکتا ہے جو بات میں آپ کے سامنے کروں وہ بالکل ہی انہونی سی بات ہو اور آپ کو وہ بہت عجیب لگے. دیکھیے, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ میری, آپ کی اور دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں, ہم سب کی جو زندگی ہے اس کا دوسرا نام وقت ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص کہتا ہے کسی کی 70 سال کی زندگی ہے, اس کا مطلب ہے اس کے پاس جو وقت ہے وہ 70 سال کا وقت ہے. اور اگر میں نے فرض کریں اپنی زندگی کے اس میں سے 1-2 گھنٹے کا سیگمنٹ بالکل بیکار ضائع کر دیا, جس سے مجھے کوئی دنیا کا فائدہ نہیں ہوا, کوئی مجھے آخرت کا فائدہ نہیں ہوا, تو ایکچولی میں نے اس زندگی کو بیکار ضائع کر دیا.
میرے ذاتی خیال میں یہ جو میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے مشین اور جو آپ سکرین سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ بہت ایک زبردست قسم کی ایجاد ہے 2 کاموں کے لیے، ایک انفارمیشن کے لیے اور ایک کمیونیکیشن کے لیے۔ اگر فرض کریں مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں کمیونیکیٹ کر رہا ہوں تو یہ زبردست طریقہ ہے، ورنہ مجھے آپ کے اسٹوڈیو میں آنا پڑتا۔ میری بہن رہتی ہے ولایت میں اس کے ساتھ اس کے ذریعے بات کر لیتا ہوں۔ اور انفارمیشن، میں ابھی کلینک میں بیٹھا ہوں، مجھے ایک مریض کو جو پریگننٹ ہے اس کو دوا لکھ کے دینی ہے، تو میں اس سے پوچھ لیتا ہوں اس مشین سے کہ بتاؤ یہ پریگننسی میں سیف ہے کہ نہیں، اور مجھے انفارمیشن مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایز این انٹرٹینمنٹ اس ٹول کا استعمال انڈیویجول کی نفسیات کے لیے، فیملی لائف کی نفسیات کے لیے، پورے معاشرے کی نفسیات کے لیے زہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کو انٹرٹینمنٹ کے ٹول جو ہیں وہ پلے گراؤنڈز ہیں، وہ جمنیزیمز ہیں، وہ خالہ کا گھر ہے، وہ چھت ہے، وہ ہمارا صحن ہے، وہ ہمارے عزیز و اقارب اور دوستوں کی بیٹھکیں ہیں۔ لہٰذا میرا ٹیک تو اس پر یہ ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص اس کو انٹرٹینمنٹ کے ٹول کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے پیسے کما رہا ہے، اور وہ کر رہا ہے، وہ ایک پیسے کمانے کا حق ہر ایک کو ہے، جس طریقے سے جو چیز اس کے پاس ہے وہ بیچ رہا ہے وہ بیچے گا، مگر یہ خریدنے والے کا اونس ہے۔ دیکھیں سڑک پر نسوار بھی مل رہی ہے، سگریٹ بھی مل رہی ہے، خفیہ طور پہ چرس بھی مل رہی ہے، مگر یہ ہے کہ یہ خریدنے والے کا اونس ہے نا، کہ وہ چرس خرید رہا ہے کہ وہ گاجر کا مربع خرید رہا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ والا کہنا کہ فیملی ویلاگنگ، میں ذرا بات مکمل کر لوں بیٹی، کہ یہ جو فیملی ویلاگنگ جو ہے یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، مارکیٹ میں ہر چیزیں اویلیبل ہیں۔ ہمیں ہر انڈیویجول کی یہ تربیت کرنی ہے کہ وہ اپنے لیے فیصلہ کرے کہ میں اپنے وقت کو برباد کر رہا ہوں، کیا میں یہ زہر کھا رہا ہوں یا میں کوئی مزیدار چیز کھا رہا ہوں۔ تو یہ میرا خیال ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک پوائنٹ تو یہ ہے نا کہ انٹرٹینمنٹ، دوسرا پوائنٹ یہ کہ فیملی ویلاگنگ کے اندر ہم اکثر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنی فیملی کو آگے لے کر آ رہے ہیں، اپنی وائف کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ایک بن رہی ہوتی ہے۔ میں جو دیکھنے والے ہیں، جو ویوز دے رہے ہیں اس یوٹیوبر کو، ان کی سائیکی جاننا چاہ رہی ہوں۔ اس کے اندر موسٹلی اتنی انٹرٹینمنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، بس ان کا لیوش لائف سٹائل نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ کس سائیکی سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ ایک جیلیسی فیکٹر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یا پھر اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں کہ اس طرح کی زندگی ہماری بھی ہونی چاہیے؟ کتنا انفلوئنس ہو رہے ہیں وہ اس کانٹینٹ سے؟ بیٹا آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا، بہت ہی، میں آئی اپریشیٹ دس کوسچن۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جب جن گھروں میں رہتے ہیں نا، اور جب ہم پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہونے سے 7 سال کی زندگی تک ہمارے گھروں میں جو ویلیو سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے وہ ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر ہمارے گھر کے اندر ایک ایسا ویلیو سسٹم ہے جس میں ان چیزوں کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جو پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی، مثلاً ایمانداری، مثلاً سچائی، مثلاً دیانتداری، مثلاً بہادری، مثلاً دین کے ساتھ ایک تعلق، کسی نظریے کے ساتھ کوئی تعلق، تو پھر ہمارا ویلیو سسٹم ویسا بن جاتا ہے، اور ہم پیسہ پھر بھی کمانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ پیسہ مینز ٹو اچیو اے پرپز ہوتا ہے، پرپز نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہمارے گھروں میں مسلسل سیلیبریشن پیسے کی ہوتی رہے، اور یہاں میں گھر سے کو ایکسٹینڈ کرتا ہوں، گھر، ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہمارا سوشل میڈیا اور ہمارا پورا کا پورا ماحول، اگر اس ماحول میں ہم نے اس طرح کی چیزیں شوکیس کر دی ہیں کہ جس میں پیسہ سیلیبریٹ ہوتا ہے، تو وہ بچہ جو آج گھر میں پیدا ہوا ہے نا، 4 سال کے بعد اس کے نزدیک بھی معزز آدمی وہ ہوگا جس کی کالے رنگ کی بڑی گاڑی ہوگی۔ تو لہٰذا یہ معاشرے کی بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی خرابی ہے۔ مبین، آپ کا انیشلی ڈاکٹر صاحب کی بات آپ نے سنی، انیشل کیا ٹیک ہے آپ کا؟ دین آئی ہیو اے کوسچن فار یو مبین۔ اچھا، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو تمام جو گیسٹ ہیں ہوسٹ کو، ایکچولی دیکھیں ایک چیز سمجھیں، پاکستان میں جو نا ڈرگز جو ہے نا وہ انلیگل ہے، بٹ پاکستان میں ڈرگز بہت زیادہ کنزیوم ہوتی ہے۔ اب انلیگل ہے، کنزیوم بھی ہوتی ہے، اور ہم اور آپ جو ہے نا ہم شاید ڈرگز کا بزنس نہیں کرتے ہیں، بٹ کوئی نہ کوئی تو ہے جو اس کو سپلائی کر رہا ہے۔ جہاں ڈیمانڈ ہے وہاں پہ سپلائی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اس پہ زیادہ تر جو فٹ فال ہے یا ویوز جو ہیں وہ فیملی ولاگنگ پہ آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھنا بھی وہی ہے، کس کی لائف میں کیا چل رہا ہے۔ اب پاکستان اگر یوٹیوب دیکھ لیں آپ، جیسے کہ کہا نا کمیونیکیشن کا ہے یہ حصہ، یہ آپ کا انفارمیشن کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آج کل یہ انٹرٹینمنٹ کا ہے، کیونکہ ہر ایپ، ہر ٹی وی، آج کل ہم لوگ جو ہے نا ایون ڈراماز بھی جو ہے نا وہ موبائل فون پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ جو
جہاں انٹرٹینمنٹ کا سوال ہے، اگر آپ پاکستان یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو آپ کو ہر طرح کا کنٹینٹ ملے گا، کنٹینٹ ملتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، ایک بات ابھی عائشہ نے ایک سوال بھی کیا، میں تھوڑا سا ڈیفر بھی کروں گا اس سے کہ دے آر جسٹ شوئنگ دیئر لیوش لائف اسٹائل. آئی ہیو سین اینڈ آئی اسٹل سی دیر آر مینی یوٹیوب چینلز لائک دیٹ جس کے اوپر صرف لیوش لائف اسٹائل نہیں دکھائی جاتی. وہاں پہ کوئی خاتون گاؤں میں بیٹھ کے روزانہ ہنڈیاں بناتی ہیں، وہ بھی وائرل ہیں. وہاں پہ کئی لڑکے ایسے ہیں جن کے ملینز آف فالوورز ہیں اور وہ اپنی دیسی لائف دکھاتے ہیں، یعنی کہ اس لائف کے اندر نارمل سے ہٹ کے زیادہ غربت دکھائی جاتی ہے، تو وہ بھی لوگ دیکھتے ہیں. سو وی کین ناٹ جسٹ سے کہ اس میں صرف وی لاگز کے اندر لیوش لائف. وہ بھی تو فوکس کرنا چاہیے نا، پھر ہمیں وہ چیزیں فوکس کرنی چاہیے. ابھی آپ ہسٹری کے کوئی بھی آپ پبلک فگر اٹھائیں ہسٹری کی اور آپ اس کو یوٹیوب پہ جا کے ٹائپ کریں، آپ کو کوئی نہ کوئی پاکستانی چینل ملے گا جو اس کے بارے میں بتا رہا ہوگا، بٹ وہ لوگ وائرل نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ ڈسکس جو ہے نا زیادہ تر ان چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مبین ایک بہت انٹرسٹنگ، کیونکہ آپ یوٹیوب کے الگوریدمز کو بھی سمجھتے ہیں، پرانے یوٹیوبر ہیں آپ، اور یوٹیوبر کمیونٹی میں بھی اوبویسلی آپ کی دوستیاں بھی ہیں. ایک چیز وہی بات جو آپ نے کی بھی کہ ایک جانب اتنے آئی بالز مل رہے ہیں کہ ود ان آورز اٹ ٹچز ملینز. علی ظفر کے گانے کو اتنے ویوز نہیں ملتے ہیں جتنے ایک شخص کے گھنٹے کے ویلاگز کو ڈیلی ملتے ہیں، 4 5 ملین. اور دوسری جانب جو ہی ہم کوئی ایسا ٹاپک کرتے ہیں یا کوئی ایسی پوسٹ آتی ہے تو اسی شخص کے اوپر لان تان بھی کامنٹس میں سب سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کہ جی یہ فیملیز دکھا رہے ہیں اینڈ آل دیٹ. تو ہم کس کی طرف جائیں؟ کیا یہ محض ایک سوشل ہپوکریسی ہے یا پھر ہم کنفیوز ہیں؟ کیا ہے لوگوں کو یہ جو ہے نا، ایک تو سب سے پہلے جو ڈاکٹر صاحب نے کہی تھی نرچر ہوتی ہے ایک آپ کی. دوسرا یہ کہ ہر کسی کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ دوسرے کے گھر میں جھانکنے کا کہ کیا چل رہا ہے. اپنے گھر میں آگ لگی ہو مگر دوسرے کے گھر کی فکر ہوتی ہے کہ بس اس میں کیا چل رہا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ انسانی نیچر ہے اندر سے. جو آپ کی جو کیوریوسٹی ہوتی ہے نا، یہ آپ جو نا یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں شروع میں کیا آج بھی اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو پہلے کٹکھٹاتے ہیں، ایون اپنے گھر بھی جاتے ہیں تو پہلے ناک کرتے ہیں. اگر آج کل آپ کو کسی کے گھر میں گھسنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، اس کا یوٹیوب چینل لگا لیں، آپ کو تمام چیزیں آپ نے کام آسان کر دی ہے. ایک چیز جو ہے نا وہ کلیریفائی کر لیتے ہیں کہ ہم وی لاگنگ کے اوپر تنقید نہیں کر رہے ہیں، ہم فیملی وی لاگنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ فیملی وی لاگنگ اگر خاتون کوئی بیٹھ کے گاؤں میں بیٹھ کے کھانا بنا رہی ہے تو اٹس گڈ، اگر اس کو ویوز مل رہے ہیں تو اچھی بات ہے کیونکہ وہ کھانا بنا رہی ہے. اس کے علاوہ کوئی کنٹینٹ کریشن کہیں گے نا، ہاں ہر چیز ولاگنگ نہیں ہوتی، کنٹینٹ کریشن ہے. چاہے وہ فیس بک پہ بناؤ یا یوٹیوب پہ بناؤ، آپ ایک کنٹینٹ بنا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک تو مبین نے جو بات کی آپ ان سے کس حد تک متفق ہیں جو بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں. دین عائشہ ریزڈ این امپورٹنٹ پوائنٹ کہ بیسک ایشو فیملی ولاگنگ ہے یا اپنی پرائیویسی کو لوگوں کے سامنے لے کر آنا ہے، جو شاید سوشلی کچھ لوگوں کے خیال میں ایک اچھا امپیکٹ نہیں ڈال رہی ہے. یور ٹیک آن دیٹ ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ. دیکھو بیٹا، میں تو کافی عرصے سے چونکہ یہ پیرنٹنگ اور یہ تربیت کے کاموں سے منسلک ہوں، جو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی کیا کر رہا ہے یہ اس کا پرابلم ہے. میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں. ہم جس شخص کو روکنا چاہتے ہیں نا، یا اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں یہ قباحتیں ہیں، جو فیملی وی لاگنگ کر رہا ہے وہ اس وقت میرے اور آپ کے سامنے موجود نہیں ہے. ہمارا پرابلم وہ شخص جو وی لاگنگ کر رہا ہے وہ پرابلم نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے اس کی کنزمپشن سے کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی کنزمپشن سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. لہٰذا جس کو اس کی کنزمپشن سے نقصان ہو رہا ہے غالباً وہ ویور ہے جو آپ کے اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے، جس سے ہم مخاطب ہیں. ان سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے کاموں میں مہربانی کر کے اپنے وقت کو برباد مت کیجیے. اس قسم کے کام کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کی فیملی ولاگنگ میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گھر میں کون سی گاڑی ہے اور ان کے برتھ ڈے پہ کون سا کیک کٹ رہا ہے، اس کی نسبت آپ اپنے پوتے کے ساتھ بیٹھ کر اپنے پوتے کو گملوں میں پانی ڈالنا سکھائیے. اس میں آپ بیٹھ کر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر پرانی الماریوں کو صاف کیجئے اور اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے اگلے بچوں کے ہفتے کا پلاننگ کیجئے. تو اس لیے ہم اپنی گفتگو کے کانٹیکسٹ کو وہ رکھیں نا جو فائدہ مند ہو. لوگ تو کرتے رہیں گے. دیکھو بیٹا، اہم بات یہ ہے کہ ہم جس کانٹیکسٹ میں زندگی گزار رہے ہیں اس کانٹیکسٹ میں ہمارے پیدا کرنے والے نے کلیئرلی قرآن میں لکھ کے کہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا تو فاز، تم لوگ کامیاب ہو گئے. تو لہٰذا ہر وہ چیز
हर वो चीज जो हमें इस कामयाबी से दूर कर रही है, चाहे वो मटेरियल लेवल पर कितनी भी बड़ी है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, अच्छा मुबीन, आपकी तरफ मैं आऊंगी। हमने व्यूवर के पॉइंट ऑफ व्यू को और इस एस्पेक्ट को तो डिस्कस कर लिया, लेकिन जो एक यूट्यूबर है जो फैमिली व्लॉगिंग करता है, उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। पहले अगर कोई स्टार होता था, टीवी स्टार, और कहा जाता है कि जितना जब बड़े आप स्टार होते हैं उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। अगर आप टीवी पर आ रहे हैं, आपको लोग देख रहे हैं, आपकी लोग बात मानते भी हैं, जिसकी वजह से उनको इंडोर्समेंट्स वगैरह भी मिलती थी डिफरेंट ब्रांड्स की कि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से अगर हम इन यूट्यूबर्स की बात करें, क्योंकि इतना चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं है कि वो किस तरह का कंटेंट दिखा रहे हैं अपनी व्लॉगिंग के अंदर, किस तरह की बात की जा रही है और लोग उनको देख रहे हैं मिलियंस में व्यूज़, जैसे कि इमरान भी बात कर रहे थे। तो इस इम्पैक्ट को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या लगता है कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है उन यूट्यूबर्स के ऊपर, या फिर आपको लगता है कोई चेक एंड बैलेंस होना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि थोड़ा सा कंटेन किया जा सके जो ये फैलता ही जा रहा है सिलसिला? अच्छा देखिए, मजे की बात मैं आपको बताऊं तो जो जितने भी जो पुराने जो ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो कभी भी यूट्यूब इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहे कि यूट्यूब से जो पैसे आएंगे उससे उन्होंने लाइफ बनाई हो या गाड़ियां ली हो, क्योंकि उनकी यूट्यूब की जो इनकम है बड़ी मतलब बहुत ज्यादा उसको कहेंगे कन्फाइंड है। बट अगर उनके पास जो असल जो पैसा आता है प्राइमरी, वो आता है ब्रांड इंडोर्समेंट से, और ब्रांड हमेशा आपके पास तब आता है जब आपका एक कंटेंट इस काबिल हो जो कि पब्लिक में कंज्यूम करने वाला हो। अच्छा, जितने ये जो डेली व्लॉगर्स हैं, ज्यादातर आपने अगर इनको देखा होगा, इनको ब्रांड इंडोर्समेंट्स नहीं मिलती है, बट इनका जो यूट्यूब रेवेन्यू है वो सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, जब यूट्यूब रेवेन्यू ज्यादा होता है तो ये कभी भी उस चीज की केयर नहीं करते, क्योंकि जैसे कि हम लोग अगर अपना कोई कंटेंट बनाते हैं तो उसमें डूज एंड डोंट्स बड़ा हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं कि यार ये लैंग्वेज ना यूज हो, इस तरह ना चले आए कि फैमिली को इशू ना हो किसी, क्योंकि हम लोग फैमिली कंटेंट बना रहे हैं की बात कर रहे हैं, ये जरूरी है जी। तो मगर जहां तक बात है इनकी, अभी आप देखें ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि बैटिंग एप्स जो है ना, हम में से कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर नहीं जितने को मैं जानता हूँ या जो मेरे दोस्त हैं, कोई उसको इंडोर्स करने को तैयार नहीं, हालांकि बहुत अच्छी ऑफर्स होती हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जब मैं देखता हूँ टिकटॉक कम्युनिटी या दूसरी इस तरह के डेली व्लॉग्स में, तो वहां पे मुझे बैटिंग एप्स की बड़ी प्रमोशन नजर आती है। मतलब कि ऐसे प्रॉब्लमैटिक ब्रांड्स जिनको कोई टियर 1 वाले अगर कोई काम ना करना चाहेंगे, जिनका कंटेंट आपको प्रॉब्लमैटिक नहीं लगता है, उनकी जगह वो खुद भी ब्रांड ऐसे लोगों को अप्रोच करते हैं कि जो इजीली, जिनके कोई मतलब एथिक्स फॉलो नहीं कर रहे होते कि क्या दिखाना चाहिए, कैसा दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप इस पे क्या कुछ सर्टेन लेजिस्लेशन हमें हेल्प कर सकती है? जैसे ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली हमने देखा लेजिस्लेशन की तरफ जा रहे हैं, और एक एज लिमिट तो है, डेफिनेटली हमें एज बैरियर तो है, लेकिन जारी बात है यू कैन नॉट कंट्रोल दिस होल स्टॉर्म जो कि पूरे माशरे को हिट कर रहा है। तो आप इस पे कोई सजेशन आपके माइंड में? एक तो आपने कहा कि इंडिविजुअली मुझे काम करना है, बट वेयर डू आई वांट टू यूटिलाइज माय टाइम, इसके अलावा कुछ आपके पास? बहुत शुक्रिया। बस मैं 30 सेकंड में ये बताना चाहता हूं कि एक टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है, एक बॉटम टू टॉप अप्रोच होती है। टॉप टू बॉटम अप्रोच तो ये है कि हमारी हुकूमत और जिम्मेदार इदारों को इसको एक सीरियस समझना चाहिए। जो रियाया या जो अवाम होते हैं ना, वो हुकूमत उनकी माँ होती है, रियासत उनकी माँ होती है। तो जैसे हम अपनी माँ की जिम्मेदारी है कि देखें कि मेरा बच्चा अंगारों से तो नहीं खेल रहा, एक तो उनकी जिम्मेदारी है, और दूसरी हम सब की जिम्मेदारी है कि हम एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और अपने अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में एक तरबियत का ऐसा निजाम रखें। मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी लूं, आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी लें कि हम उनकी तरबियत इस लिहाज से करें कि उनका वैल्यू सिस्टम जो है वो सही नहज के ऊपर हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद। जी मुबीन कुछ ऐड करना चाहते हैं? 10 सेकंड्स मुबीन पे जा रहा हूं कि देखिए, सबसे पहले तो ये जितने भी जो डेली व्लॉगर्स हैं ना, इनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो 8 साल से लेकर 16 साल के बच्चे हैं। इसका मतलब है भाई, उन बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स को बताओ कि भाई आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या चीज कंज्यूम कर रहे हैं। इनकी जो ज्यादातर फैन फॉलोइंग है वो हम जैसे लोग हैं, हमारी लाइफ इतनी बिजी है, ज्यादातर आपको हमें ये नजर भी आता है, पेरेंट्स को बताना चाहिए। बिल्कुल, हमें अपनी फैमिलीज के अंदर भी ये सब चीजें नजर आ रही होती हैं। और बड़ा अच्छा पॉइंट इसके कि पेरेंट्स जो है ना, उनका किरदार बहुत अहमियत का हामिल है बच्चों की तरबियत करने में। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि वैल्यूज सिखाना जो है ना अपने बच्चों को, बड़ा अच्छी बात ये की कि बनाने वाला तो बना रहा है, देखने वाला अपना टाइम उसको क्यों दे रहा है, इस पे हम सबको सोचना है कि क्या इट्स इट वर्थ इट कि हम उनको देखें। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद आइए।